गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम जैसे आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, तो हमने एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स बता दिए थे। तो और हमने बोला था कि आपको एक तीसरा मेथड भी हम बताएंगे, एक तीसरा तरीका भी आपको हम बताएंगे सॉल्व करने का। हालांकि पहला दूसरा जो सबसे पहला तरीका हमने बताया था वो सबसे अच्छा था, फैक्टोरियल वाला। एक मेथड हम आपको और बता दें। तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ध्यान देना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। ज़रूरी नहीं कि आप ये सीख ही जाओ, ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सीख ही जाओ, लेकिन बेटर है अगर समझ जाओगे, सीख जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि ये मैथमेटिक्स है। यहाँ पे देखिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन, यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। आपने a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ा होगा, उसी तरीके से है। देखिए, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। a + b का यहाँ पे हमने लिख दिया n का मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो इक्वल टू a का पावर n प्लस a पावर n - 1 b का पावर 1 प्लस a n - 2 b का पावर 2 प्लस a n - 3 b का पावर 3 प्लस ऐसे ऐसे b का पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये ध्यान देना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 4 है, a + b का यहाँ पे हमने लिख दिया, ये होल स्क्वायर हमने यहाँ पे होल 4 हमने लिख दिया, ठीक है। a + b यहाँ पे हमने लिख दिया 4। तो ये बताना यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का पावर 4, ठीक है। a का पावर 4 - 1, जब यहाँ पे 4 - 1 हो गया मतलब a का पावर 3 हो गया, तो a किधर चला जाएगा। तो a का पावर यहाँ मान लो 4 था, तो a का पावर 4 प्लस a का पावर 4 - 1 b का पावर 1 प्लस a, एक एक घटाते जाना है हमको। a में से ना, a में से एक एक कम करते जाना है और b में जोड़ते जाना है। a का पावर 4 - 2 b का पावर 2 प्लस a का पावर 4 - 3 मतलब बचा 1 इसमें, तो इधर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही हम करते जाएंगे जब तक b का पावर 4 हो जाएगा, मतलब a b का पावर 4 हो जाएगा ना, a में 0 बचेगा। तो ऐसे हम करते जाएंगे। अब एक चीज़ देखिए, मैथमेटिक्स में एक बनता है पास्कल ट्रायंगल, पास्कल्स ट्रायंगल बनता है। तो आप देखिएगा, जो पास्कल ट्रायंगल होता है, पास्कल्स ट्रायंगल इज अ ट्रायंगुलर एरे ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट। जो पास्कल ट्रायंगल होता है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, उसको दिखाता है। पास्कल्स ट्रायंगल इज अ ट्रायंगुलर एरे ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। और पता है कई सारी चीज़ें हैं। आप जैसे पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस पढ़ चुके हो, सबने पढ़ रखा है, हम बता चुके हैं आपको। तो पता है जो पास्कल ट्रायंगल है मैथमेटिक्स में यूज होता है। इसी से देखिए हम कैसे पॉलीजेनिक वाले कंसेप्ट निकाल लेंगे, यहीं से हम कैसे प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखिए, द रेशियो ऑफ पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पास्कल ट्रायंगल। जो पास्कल ट्रायंगल है, यहीं से द रेशियो ऑफ पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स आर ऑब्टेन्ड। पीटी मतलब पास्कल ट्रायंगल। जो पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होता है, उसका रेशियो हम पास्कल ट्रायंगल से ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पे जैसे एक साइड में हमने लिख दिया है n और यहाँ पे लिख दिया कोफिशिएंट। तो एक चीज़ ये ध्यान देना बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए पॉलीजेनिक कैरेक्टर की हम बात करें, अगर हम क्वांटिटेटिव या पॉलीजेनिक कैरेक्टर की बात करें, तो पॉलीजेनिक कैरेक्टर में n का मतलब क्या होता है, n का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ पॉलीजेन्स। ध्यान से सुनना, अगर हम पॉलीजेनिक कैरेक्टर की बात करें, तो पॉलीजेनिक कैरेक्टर में n का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ पॉलीजेन्स। और यहाँ पे जो 1 2 4 8 16 लिखा है ना, ये नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हो जाता। ध्यान देना, पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में n क्या हो जाता, n हो जाता नंबर ऑफ पॉलीजेन्स, और ये हो जाता नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, और ये कोफिशिएंट हो जाता, रेशियो हो जाता। जैसे याद है आपको कर्नेल कलर इन व्हीट, कर्नेल कलर इन व्हीट, व्हीट में जो कर्नेल कलर था उसमें 2 जीन पेयर था, मतलब 4 पॉलीजेन्स था। कितना, 4 पॉलीजेन्स। तो ये बताओ, ये देखो, ये 4 पॉलीजेन्स था। जब कर्नेल कलर इन व्हीट में 4 पॉलीजेन्स था, तो रेशियो कितना आता था,
1 4 6 4 1। और ये बताओ टोटल कितने ऑफ स्प्रिंग बनते थे? 16 बनते थे। और स्किन कलर पढ़ा था, उसमें 3 जीन पेयर था। 3 जीन पेयर मतलब 6 पॉलीजीन था। तो 6 पॉलीजीन में ऑफ स्प्रिंग टोटल 64 बनते थे। रेशियो क्या आता था? 1 6 15 20 15 6 1, यही आता था ना। तो देखिए अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पॉलीजीन्स 6 है, 6 है, तो देखिए कोफिशिएंट क्या आएगा? 1 6 15 20 15 6 1। और टोटल ऑफ स्प्रिंग कितने बनते थे? 64 बनते थे। ये आपने देखा है। ये तो हमने बता दिया, पॉलीजेनिक को इससे रिलेट कर दिया कि जो पॉलीजेनिक होता है यहीं से डेराइव्ड होता है। अब हम इसको प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज करेंगे आपको ये हम बताने वाले हैं। देखिएगा जरा प्रोबेबिलिटी में हम कैसे यूज करेंगे। याद है लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में हमने यही क्वेश्चन दिया था, सेम यही क्वेश्चन। देखो, अ कपल वांट्स 4 किड्स, किसी कपल के 4 ऑफ स्प्रिंग्स हैं। अ कपल वांट्स 4 ऑफ स्प्रिंग्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 डॉटर्स एंड 1 सन्स। किसी कपल के 4 बच्चे होने हैं, मान लो 4 बच्चे चाहते हैं कि हमारे 4 बच्चे होंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें 3 बेटियां और 1 बेटे होंगे? आपको पता है तो आप अपना नोट्स देखो, आंसर क्या दिया हुआ होगा। आंसर दिया है 1/4। हमने मेथड बताया था, 2 मेथड से हमने निकाला था। सबसे आसान सा मेथड वही था आपका ना, वो जो फैक्टोरियल वाला था, फैक्टोरियल n वाला। तो एक दूसरा मेथड है, देखो ये मेथड a+b वाला, इस वाले मेथड से देखो। तो ये बताओ यहाँ पे ना टोटल कितने किड्स की बात हो रही है? यहाँ पे टोटल 4 किड्स की बात हो रही है। तो a+b का पावर 4 कर दो, a+b का पावर 4 कर दो। तो एक चीज है, यहाँ पे एज्यूम कर लो, लेट्स एज्यूम a का मतलब डॉटर है, b का मतलब सन है। ध्यान देना, लेट्स एज्यूम a इक्वल टू डॉटर एंड b इक्वल टू सन, ये आप मान लो। तो एक बात बताओ, टोटल कितने बच्चे होने हैं? 4। तो यहाँ पे क्या करोगे? a+b का पावर 4 कर देना आप, ठीक है, 4 कर देना। यहाँ पे जो n लिखा है इनका वैल्यू 4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? a का पावर 4 प्लस a का पावर 3, b का पावर 1, n-1 हो गया ना, प्लस a का पावर 2, b का पावर 2, प्लस a का पावर 1, b का पावर 3, प्लस ऐसे ना, प्लस ऐसे आपका b का पावर 4 तक आ जाएगा। अब ये बताओ किसकी बात कर रहा है? 3 डॉटर्स 1 सन की बात कर रहा है। a डॉटर है, b सन है। तो एक बात ये बताओ, यहां पे बात कर रहा है 3 डॉटर्स 1 सन की। इसका मतलब ये देखो, a का पावर n-1, b का पावर 1, मतलब हम इसको लेंगे ना। अगर ये 4 होता इनका वैल्यू तो a का पावर n-1, मतलब 4-1 a कितना हो जाता? 3 हो जाता, b 1, मतलब 3 डॉटर 1 सन हो जाता। हम यहाँ पे a का पावर 3, b का पावर 1 लेंगे ना। तो आप देखो जरा बेटा, अब हम इसी फार्मूले में रख देंगे। तो आप देख लो जरा, इसी फार्मूले में रख दो, a+b का पावर 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पहले टोटल एक्सपेंड कर लो, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका लिख लो आप। तो ये बताओ क्या हो जाएगा? a का पावर 4 प्लस a का पावर 3 b, हम लिख दें a का पावर 3 b लिख दें या b 1 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। b 1 लिखो, 1 लिखो ना लिखो, क्या फर्क पड़ता है। प्लस a का पावर 2, b का पावर 2, ठीक है, ये हो गया। प्लस a का पावर 1, b का पावर 3, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस a b का पावर 4 प्लस b का पावर 4, ऐसे हम लिखेंगे ना। ये हमने एक्सपेंड कर रखा है, ये हमने लिख रखा है, एक्सपेंड कर रखा है। अब एक चीज ये बताओ, अब एक चीज ये बताना बेटा हमको, यहाँ पे जरा 4 किड्स है यहाँ पे, 4 टोटल कितने किड्स हैं? 4। तो ये बताओ, ये 4 के लिए आप देख लो, यहाँ पे 4 के लिए 0 1 2 3 4, 4 के लिए यहाँ पे देखो क्या है केस। 4 के लिए यहाँ पे है 1 4 6 4 1, तो सब में रख दो। ये देखो 1 4 6 4 1,
ये रख दिया आपने, ठीक है। 1 4 6 4 1 सब में लगा दो आप यही। अब एक चीज ये देखो, किसकी बात की है, आपको क्या लेना है, 3 डॉटर्स 1 सन लेना है। देखो डॉटर ए है और सन बी है, तो देखो डॉटर 3 है, सन 1 है, मतलब हमको ये लेना है, ये 4a3b1 लेना है हमको, ये चीज लेना है। देखो 3 डॉटर्स 1 सन लेना है हमको। अब ये आप ले लो, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, 4, ये 4 कहाँ से आया, 1 4 6 4 1, ये रेशियो देखो पास्कल ट्रायंगल में कोफिशिएंट क्या है, 1 4 6 4 1, ये देखो ना, ये हम दिखा रखे हैं। तो अब देखो 4 a का पावर 3, a मतलब क्या है बेटी और b क्या है सन, तो ये बताओ बेटा होगा या बेटी होगा, प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 का पावर 3 हो जाएगा। और ये b है, b मतलब सन, 1/2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, तो ये बताना जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 × 1/2 3 टाइम्स है ना, मतलब 1/8 हो जाएगा, और ये 1/2 है, तो जाहिर सी बात है प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4/16, मतलब कितना 1/4, 1/4 आंसर हो गया आपका, ये 1/4। तो जाहिर सी बात है पिछले क्लास में भी ये हमने जब कराया था तो आंसर क्या आया था, 1/4 ही तो आया था, वही तो आंसर है ये। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन भी हम करा देते हैं जिसमें देखो लास्ट क्लास में आया था 15/64, याद है आपको ना, वो भी हम आपको दिखा देते हैं करके, सेम क्वेश्चन, या आप लिख लो पहले, नोट कर लो। एक क्वेश्चन यहां पे ये देखिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डॉटर्स एंड 2 सन्स फॉर ए कपल। एक क्वेश्चन दिया है कि किसी कपल के 6 बच्चे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 4 डॉटर्स एंड 2 सन्स, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हो। ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में करा रखे हैं, ये दूसरे मेथड से हम बता रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये बताओ टोटल किड्स कितना दिया है, 4 बेटियां और 2 बेटे, टोटल बच्चे कितने हैं, 6, टोटल ऑफस्प्रिंग्स 6 हैं। तो एक बात ये बताओ, टोटल बच्चे 6 हैं, तो a + b, यहाँ पे जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये बताओ n में सब जगह 6 रखना है आपको, तो ये बताना a + b, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, तो a का पावर 6 प्लस a का पावर 5, b का पावर 1, एक एक कम करते जा रहे हो आपने, देखो 1 2 फिर 3, ऐसे 1 2 3 ऐसे कम करते जाएंगे। तो a का पावर 6 प्लस a का पावर 5, b का पावर 1, मतलब a5b1, मतलब 5 बेटियां 1 बेटे, प्लस 4 बेटियां 2 बेटे, प्लस 3 बेटियां 3 बेटे, 2 बेटियां 4 बेटे, 1 बेटी 5 बेटियां, 1 बेटी 5 बेटे, और 6 के 6 बेटे ना। तो ये हम देख रहे हैं केसेस यहाँ पे। तो ये बताना, अच्छा इसके जो जस्ट पहले वाला था ना, उसमें b का पावर 4 होगा, लास्ट में हमने ab का पावर 4 लिख दिया था ना, a नहीं रहेगा, वो b का पावर 4 रहेगा। इसके जस्ट पहले वाले में ab का पावर 4 शायद हो गया था ना, वो b का पावर 4 है एक्चुअल में। तो ये देखिए ये केस बन गया, इसको हमने ना एक्सपेंड कर दिया, 6 का वैल्यू रख के यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया। अब ये बताइए टोटल बच्चे कितने हैं, 6 बच्चे हैं। अब यहाँ पे देखो n, अब यहाँ पे बच्चे कितने हैं, 6, तो 6 बच्चों का अगर हम केस लें, ये देखो सबसे नीचे 6 बच्चों का, तो रेशियो क्या आता है, 1 6 15 20 15 6 1, वही रेशियो यहाँ पे रख दो। देखो 1 6 15 20 15 6 1, ये रख दिया आपने। तो ये बताओ किसकी बात कर रहा है, 4 बेटियां 2 बेटे, और a को हमने बेटी माना है, b को हमने बेटा माना है। तो ये बताओ क्या आया, देखो 4 बेटियां 2 बेटे, मतलब ये हो जाएगा। तो बताओ 15
a का पावर 4 b का पावर 2। तो a क्या है? बेटी। बेटी या बेटा होने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2 का पावर 4 हो जाएगा। और b क्या है? बेटा है यहाँ पे, तो 1/2 का पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 15 1/2 का पावर 4 और 1/2 का पावर 2, मतलब 4 2 6। तो यहाँ पे 1/2 का पावर 6 हमको करना पड़ेगा ना, प्लस है ना, प्लस, तो इसको हमको 6 करना पड़ेगा। तो ये बताना 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है? 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 हो गया ना। तो ये बताइए आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 15/64। ये आपका आंसर आ गया। देख लो पिछले क्लास में जो यही सेम क्वेश्चन कराया था उसमें भी आंसर कितना है? 15/64। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन दिया होता, अगर क्वेश्चन ये रहा होता कि 3 बेटियां और 3 बेटे होने का प्रोबेबिलिटी कितना होता, तब आप क्या ले लेते? 20 ले लेते। 20 1/2 का पावर 3 1/2 का पावर 3 ऐसे कर देते, 20 ले लेते यहाँ पे ना, तो आपका ऐसे निकल आता। तो इस तरीके से आप देखो, इस तरीके से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप आराम से सॉल्व कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस आपको तरीका यही अपनाना है। नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए। यहाँ पे बेटा हम आपको एक लास्ट तरीके का क्वेश्चन बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, लास्ट तरीके का और सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। ये बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आप इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस अपने माइंड में बना सकते हो, आप रख सकते हो। थोड़ा सा ध्यान देना भाई, हमारा मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है, कहीं जोड़ने और घटाने में गड़बड़ी हो गया होगा तो आप उसको समझ लेना, एडजस्ट कर लेना, मैथ अपना नहीं रहा है कभी। तो ये बताइए, अ कपल हैव 4 ऑफस्प्रिंग्स, किसी कपल के 4 बच्चे, क्वेश्चन देखना बेटा, किसी कपल के 4 बच्चे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 डॉटर्स। क्वेश्चन देखना, किसी कपल के 4 बच्चे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 4 डॉटर्स, सॉरी एटलीस्ट 2 डॉटर्स। किसी कपल के 4 बच्चे हैं, उसमें से कम से कम 2 बेटियां होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो एक क्वेश्चन का जवाब देना, तुरंत आपके माइंड में ना पिक्चर बनना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे कितने हैं? 4, और बोला है उसमें से कम 2 बेटियां होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो एक चीज हमको ये बताओ, ए को हमने माना है बेटी और बी को हमने माना है बेटा, सन माना है, तो टोटल बच्चे कितने हैं? 4। तो वही a प्लस बी, ये 4 वाला लगाना है आपको, फार्मूला ये लगाना है। तो एक चीज ये बताना, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा थिंकिंग बदलना पड़ेगा। एक चीज ये बताना, पहले आप देखो कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है यहाँ पे, पॉसिबिलिटीज, कितनी पॉसिबिलिटीज बननी है। एक क्वेश्चन का ये जवाब दो हमको, कम से कम 2 बेटियां हो। एक बार बताओ, कम से कम 2 बेटियां, ज्यादा से ज्यादा कितनी बेटियां? 4 ही तो बच्चे हैं, कम से कम 2 बेटियां मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 बेटियां होंगी, और क्या। तो कम से कम 2 बेटियां, अगर हमको 1 बेटी नहीं मानना है, कम से कम 2 बेटियां, ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकती हैं। तो ये बताओ पॉसिबिलिटी देखो, कितना पॉसिबिलिटी बन सकता है बेटा बेटी का। कम से कम 2 बेटियां, अगर 2 बेटियां होंगी तो 2 क्या होंगे? सन होंगे। हो सकता है 3 बेटियां हो, 1 बेटा हो, या हो सकता है 4 बेटियां हो, 0 बेटा हो सकता है ना। कम से कम 2 बेटियां होनी है, मतलब कम से कम हमको अपने जेब में कम से कम 1000 रुपए रखने हैं। तो कम से कम 1000, मान लो मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख का, ठीक है, तो हमको अपने जेब में कम से कम 1000 रुपए रखना है। तो कम से कम 1000 होगा, 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 90,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। 1 लाख 1 रुपए नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना? 1 लाख है, मिनिमम 10,000 है, या मिनिमम 1000 है, जो भी है। तो आप बताइए बेटा, पॉसिबिलिटीज देखिए आप जरा, एटलीस्ट 2 डॉटर्स। तो एक बार बताओ पॉसिबिलिटी कितनी बन जाएगी यहाँ पे, देखिएगा। एक तो बनेगा 2 बेटी, अगर 2 डॉटर होगी तो 2 सन होंगे, जाहिर सी बात है। कम से कम 2 बेटियां हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 3 बेटी 1 बेटा हो,
ऐसा भी हो सकता है कि 4 बेटियां हों, मतलब एक भी सन ना हो, 0 सन हो, यह भी तो पॉसिबिलिटी बन सकता है। और हमने बता दिया ए का मतलब बेटी है, डॉटर है, बी का मतलब सन है। तो ये बताओ, ए को मान लें हम डॉटर, बी को हम मान लें सन, तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा। देखो A2 B2, ये देखो ना A2 B2, ए का पावर 2 बी का पावर 2। ये अगर हम देखें ए का पावर 3 बी का पावर 1, ये क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 हो जाएगा, ए का पावर 4, बी का पावर 0, ये हो जाएगा। तो एक बार बताएं, इसको ना हम ऐसे सीधे लिख देते हैं, 4 बेटियां हैं तो बेटे की बात होगी ही नहीं, बेटा एक भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सीधे ए का पावर 4 लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, यही चीज आपको क्वेश्चंस में रख देना है। तो ये बताइए, जब 4 बच्चे थे तो ये पॉसिबिलिटी बना था, और ये देखो 4 बच्चे के लिए कोफिशिएंट क्या आता था, 1 4 6 4 1। तो आप रखो यहां पे, ये देखो 1 4 6 4 1, ये आपने रखा था, ठीक है, ये आपने रखा हुआ है 1 4 6 4 1, ये आपने रखा हुआ है। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, अब इसी को ना, ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, अब इसको आपस में करके देख लेते हैं हम। तो बताइए, इसको हम बगल में हटा देते हैं, इसका काम हो चुका है। तो बताओ बेटा, एक केस यहां पे दिया है 2 डॉटर 2 सन का, मतलब A2 B2, ये देखो A2 B2, और कितना है यहां पे 6 आया है। तो देख लो 6 A2 B2, A2 B2 ये आया हुआ है, प्लस दूसरा केस क्या है, 3 डॉटर 1 सन का, मतलब A3 B1, A3 B1, यहाँ पे 4 आता है ना, 4 A3 B1, प्लस क्या देखना है, 4 डॉटर 0 सन, मतलब A का पावर 4, A का पावर 4, ये 1 आता है ना यहाँ पे, 1 A का पावर 4। 1 लगाओ ना लगाओ तब भी आप समझ जाओगे, 1 का कोई मतलब है, 1 लगाओ ना लगाओ तब भी अंडरस्टैंडेबल है। अब ये बताओ, इसको अपना क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। तो ये बताओ, इसको सॉल्व करो, 6 इंटू ए क्या है, बेटी है, क्या है, बी क्या है, सन है। तो बेटी होगा या बेटा होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1/2। तो ए 1/2 का पावर 2, बी 1/2 का पावर 2, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है ना। तो ये बताओ, प्लस 4 ए के स्थान पे 1/2 रख दो, पावर 3, और बी का पावर 1 है ना, तो 1/2 का पावर 1 रख दो, प्लस 1 A/2 का पावर 4, ये कर दो। अब आप इनको सॉल्व कर लो। तो ये बताओ, 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11 डिवाइड बाई 1/2 का पावर 2, 1/2 का पावर 2 है, 1/2 का पावर 2 है, मतलब 6 इंटू 1/2 का पावर, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ भी 2 टाइम्स है, मतलब 1/2 का पावर, 1/2 का पावर हम यहाँ पे कर देते हैं 2 इंटू 2 कितना, 4 कर देते हैं, प्लस 4, ठीक है, 4 इंटू 1/2 का पावर 3 है, 1/2 का पावर 1 है, ठीक है। तो 3 और 1 4, 1/2 का पावर 4 हो गया, प्लस 1/2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 1/2 का पावर 4, ये आप देख लो।
तो 1/2 का पावर 4, 1/2 का पावर 4, 1/2 का पावर 4, तो 1/2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16। तो 6 4 10, 1 11, 11/64, ये आपका आंसर आ जाएगा। 11/64 ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इस तरीके का आप करके देख लीजिएगा। और एक चीज़ आपको हम ये बता दें बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज़ हम आपको ये बता दें कि एक बच्चे का मैसेज आया, कल, जैसे कल हमने पहला वाला क्लास बताया था प्रोबेबिलिटी वाला, हेड और टेल वाला हमने बताया, बेटा या बेटी का प्रोबेबिलिटी तो हमने बताया 1/2 होता है। तो हमने लास्ट टाइम आपको बताया था। तो एक बच्चे का फ़ोन आया कि सर हेड या टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, बेटा या बेटी होगा प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है। तो जैसे हम 10 बार टॉस कराएं तो क्या ज़रूरी है कि 5 बार हेड आए या 5 बार टेल आए? ये बच्चे का स्टेटमेंट था। या हमारे बगल में तो एक गुप्ता जी रहते हैं, उनके 4 बच्चे हैं और 4 के चारों बेटियां हैं, बेटा एक भी ना हुआ, लेकिन 4 के हिसाब से प्रोबेबिलिटी 2 बेटा 2 बेटी होना चाहिए था 1/2 के हिसाब से। हमने उसको समझाया कि बेटा एक चीज़ ध्यान दो, बेटा होगा या बेटी होगा प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 होता है, हेड आएगा या टेल आएगा प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 बच्चे हैं तो 2 बेटा 2 बेटी ही होगा। आप एक बात बताओ, आप एक सिक्का ले लो, टॉस कराओ, हेड आएगा या टेल आएगा प्रोबेबिलिटी 1/2 है। एक सिक्के के 2 पहलू है, हेड और टेल। टॉस कराओ, हेड आएगा या टेल आएगा प्रोबेबिलिटी 1/2 है। सिक्का खड़ा तो हो नहीं जाएगा कि ऐसे खड़ा हो गया, ना हेड आया ना टेल आया, ऐसा तो है नहीं। और एक बार बताएं, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 होता है। आप 4 बार टॉस कराओ, हो सकता है चारों बार हेड आ जाए या चारों बार टेल आ जाए, या 2 हेड 2 टेल आ जाए, 1 हेड 3 टेल आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि आपने टॉस सिर्फ 4 बार कराया, 5 बार कराया, 2 बार कराया, बहुत कम बार कराया, बहुत कम बार टॉस कराया आपने। हम करें आप टॉस कराते जाओ 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार आप टॉस कराओ, कभी ना कभी ऐसा होगा कि हेड और टेल का नंबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा, 1:1 का रेशियो आ जाएगा। जितनी कम बार टॉस आप कराओगे, जितने कम बार आप टॉस कराओगे, एरर आने के चांसेस उतना ही ज़्यादा होंगे। और सैंपल साइज आपका जैसे बड़ा लार्ज होता जाएगा, एरर आने के चांसेस उतने ही कम होंगे। फिजिक्स में आपने ये सैंपलिंग एरर वाला इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े होंगे। सैंपल साइज जितना कम, एरर या मिस्टेक या गलती आने के चांसेस उतना ही ज़्यादा। और सैंपल साइज जितना बड़ा होता जाएगा, एरर उतना ही कम आएगा। आप 2 बार टॉस कराओ, 4 बार टॉस कराओ, तो जाहिर सी बात है हेड और टेल का रेशियो 1:1 आने के चांसेस, जरूरी नहीं कि हेड और टेल बराबर हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप टॉस कराते जाओ, कभी ना कभी तो ऐसा होगा जब सैंपल साइज बढ़ेगा तो रेशियो 1:1 आने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब सैंपल का साइज जितना बड़ा, एरर आने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। ये एक नियम है, रूल है, ठीक है। तो जैसे आप एक बार बताइए, मान लो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के पहले एग्जिट पोल वाले तो मीडिया वाले पता करते हैं, एग्जिट पोल लेते हैं, बता देते हैं, अपना रिजल्ट निकालते हैं कि यहाँ से ये पार्टी जीत रही है। तो एक बात ये बताइए, जैसे मान लो इलेक्शन होना है, ठीक है, इलेक्शन के पहले मान लो कहीं पे इलेक्शन के दिन कहीं पे कोई लंबी लाइन लगी हुई है, मान लो, या इलेक्शन के पहले एग्जिट पोल है, तो मीडिया वाले ने 50 लोगों से पूछा कि आप किसको वोट दोगे। 50 लोगों से पूछा, तो 50 में से 45 ने बोल दिया कि हम कांग्रेस को वोट देंगे हम। 50 में से 45 ने बोल दिया, 50 में से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे उसी आदमी ने, मीडिया वाले ने 1,00,000 लोगों से पूछा, 1,00,000 पीपल से पूछा कि आप किसको वोट दोगे। और 1,00,000 में से 80,000 लोगों ने बोला कि हम बीजेपी को वोट देंगे, और 20,000 ने अदर का नाम लिया। तो ये बताना क्या बोलना यहाँ पे क्या बेटर रहेगा,
कि 50 में से 45 ने बोला था कांग्रेस जीतेगा, तो आप उसको बोलोगे कांग्रेस जीत रहा है या बीजेपी जीत रहा है। 1 लाख में से 80,000 ने बोला, जाहिर सी बात है वहाँ पे रिजल्ट 80,000 वाला ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे ये बोलना सही है कि बीजेपी यहाँ से जीत रही है। क्यों? क्योंकि आपने सैंपल साइज ज़्यादा बढ़ा दिया, 1 लाख लोगों से आपने पूछा, और सैंपल साइज जितना बड़ा होगा एरर आने के चांसेस उतने ही कम है। आपने 50 लोगों से पूछा था, हो सकता है 50 एक ही पार्टी के रहे हों भाई, 50 एक ही पार्टी के रहे हों, या पास पड़ोस के एक ही परिवार के रहे हों, एक ही पॉलिटिकल पार्टी के रहे हों, तब सारे एक को ही वोट देंगे, जाहिर सी बात है। तो सैंपल साइज कम था तो एरर आने के चांसेस ज़्यादा थे। ऐसे ही आप ना इवोल्यूशन में पढ़ोगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी विनबर्ग में जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी क्या है? सैंपलिंग एरर है, चांस मिस्टेक है, सैंपलिंग एरर है। सैंपल साइज कम है तो फ्रीक्वेंसी बदलने के, चेंज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, यही होता है सैंपलिंग एरर। तो आप ये नोट कर लो बेटा। फिर ये ख़त्म करते हैं, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी जेनेटिक्स में ही, म्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए पहले। तो बेटा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डी व्रीज इन एनोथेरा लैमार्कियाना प्लांट, इसी को हम इवनिंग प्रिमरोज प्लांट भी बोलते हैं। और ह्यूगो डी व्रीज साहब ने ही प्रपोज्ड म्यूटेशन थ्योरी, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी प्रपोज किया था इनोथेरा लैमार्कियाना प्लांट में। इनोथेरा प्लांट का नाम सुना है आपने? एम्ब्रियोसैक याद है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, पॉलीगोनम टाइप, इनोथेरा टाइप याद है ना, मोनोस्पोरिक पढ़ा था, फिर बायोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, तो इनोथेरा टाइप पढ़ा होगा। और इनोथेरा, जो इनोथेरा लैमार्कियाना प्लांट है, ये म्यूटेंट प्लांट होता है बेटा, म्यूटेंट प्लांट है। इसका जो एम्ब्रियोसैक है 4 सेल्ड 4 न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसमें एंटीपोडल सेल एक भी नहीं मिलता, और इसके सेंट्रल सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। तो जाहिर सी बात है इसका एंडोस्पर्म क्या होता होगा? डिप्लॉयड होता है इसका एंडोस्पर्म। तो ये म्यूटेंट प्लांट है एक तरीके का। तो इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया था, डिस्कवरी किया था, लेकिन म्यूटेशन वॉज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड, इससे पहले भी म्यूटेशन को ऑब्जर्व किया था सेथ राइट ने इन फ्लॉक्स ऑफ सीप। तो सबसे पहले सेथ राइट साहब ने ऑब्जर्व किया था। एक्चुअल में इन्होंने देखा, कहीं ये घूमते टहलते जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि जो सेफर्ड नहीं होता है, जो भेड़ वगैरह को ग्रेजिंग करता है, कैटल्स का ग्रेजिंग करता है, जो सेफर्ड होता है, तो उसने देखा कि मतलब बहुत सारे सीप का पूरा फ्लॉक था, झुंड था, तो सब कहीं ग्रेजिंग कर रहे थे। एक बाउंड्री वॉल बना था, बाउंड्री वॉल के अंदर जो सीप है वो ग्रेजिंग कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि जितने भी सीप थे वो सब बड़े पैर वाले थे, उनका जो लेग्स है लॉन्ग लेग था, बड़े पैर वाले थे, और जो बाउंड्री वॉल था बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था। तो वो जो सीप थे ना, वो आराम से बाउंड्री वॉल को क्रॉस करके, पैर उठा के अपना ना क्रॉस करके, बाउंड्री वॉल को क्रॉस करके उस साइड में चले जा रहे थे। लेकिन उन्हीं के ग्रुप में, उन्हीं के झुंड में, फ्लॉक में एक छोटे पैर वाला वैरायटी था। एक वैरायटी ऐसा भी था भेड़ का, सीप का, जिसका पैर का साइज बहुत छोटा था और वो बाउंड्री वॉल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो उन्हीं भीड़ में ना, जो लंबे पैर वाले थे, उन्हीं भीड़ में एक छटुआ भी था, और छटुआ बाउंड्री वॉल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो ये बताओ, सारे लंबे पैर वाले हैं, लंबे पैर वाले, एक छोटे पैर वाला कहाँ से आ गया उनके ग्रुप में? जाहिर सी बात है वो म्यूटेंट था, म्यूटेशन से वो बना हुआ होगा। वो म्यूटेंट वैरायटी था जिसके पैर का लंबाई कम रह गया। तो देखो, ही ऑब्जर्व्ड शॉर्ट लेग्ड वैरायटी, जिसका नाम था एंकन वैरायटी, एंकन शॉर्ट लेग्ड वैरायटी था इन द फ्लॉक्स ऑफ लॉन्ग लेग्ड वैरायटी। सभी पैर वाले थे, उसमें एक छोटे पैर वाला भी था। तो म्यूटेशन क्या है, आगे हम डिफाइन यहाँ किए हैं। म्यूटेशन को डिफाइन किए, म्यूटेशन इज द सडन लार्ज डिसकंटिन्यूअस चेंजेज या वेरिएशंस इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए रिजल्टिंग इन चेंजेज इन जीनोटाइप, दस द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन क्या है बेटा? म्यूटेशन सडन लार्ज, एक्चुअल में म्यूटेशन एक सडन चेंजेज है जो जीनोम में होता है, जेनेटिक मटेरियल में होता है, डीएनए में होता है। तो म्यूटेशन इज सडन लार्ज डिसकंटिन्यूअस चेंजेज। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला? जरूरी नहीं है कि म्यूटेशन कंटिन्यू हो। मतलब मान लीजिए पेरेंटल जनरेशन में म्यूटेशन है
पहले जनरेशन में है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे जनरेशन में भी म्यूटेशन होगा, तीसरे में भी होगा, चौथे में भी होगा। एक आधा जनरेशन गैप भी हो सकता है। और एक बार बताएं, मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर रिसेसिव, ज़्यादातर म्यूटेशन रिसेसिव होते हैं। और रिसेसिव म्यूटेशन के केस में आप देखोगे एक दो जनरेशन गैप भी हो सकता है। जनरेशन गैप का मतलब, मान लो जैसे किसी के पेरेंट्स, माता पिता म्यूटेंट हैं, तो उनसे जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ वो भी म्यूटेंट्स हो, सारे म्यूटेंट हो, वो भी म्यूटेंट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। या फिर पेरेंट हो गए, उससे एक जनरेशन पैदा हुआ, फिर अगला जनरेशन, फिर अगला जनरेशन, हर एक जनरेशन में म्यूटेशन अपीयर हो ही, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है पहले पेरेंट म्यूटेंट थे, पहला जनरेशन, दूसरे जनरेशन में हो सकता है म्यूटेशन हो, तीसरे में हो सकता है म्यूटेशन दिखाई ही ना पड़े, चौथे में फिर आ जाए। तो ऐसा हो सकता है कि डिसकंटिन्यूअस होता है, हर जनरेशन में म्यूटेशन अपीयर होगा ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि म्यूटेशन रिसेसिव भी हो सकता है या साइलेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो डिसकंटिन्यूअस चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, जीन में सीक्वेंस हो गया, न्यूक्लियोटाइड में सीक्वेंस हो गया, जीनोटाइप बदल गया, दस द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप बदला तो फिनोटाइप भी बदल गया, ये लिख दिया। ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन हमने लिखा है, लेकिन एक बार बताएं, जीनोटाइप बदलने से फिनोटाइप बदल ही जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो म्यूटेशन साइलेंट भी हो सकता है। साइलेंट म्यूटेशन के केस में जीनोटाइप बदलने से फिनोटाइप नहीं बदलता, हालांकि वो बाद की बात है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही है कि जीनोटाइप बदल गया म्यूटेशन से, जिससे फिनोटाइप बदल गया। ठीक है। म्यूटेशन इज अनदर कॉज ऑफ वेरिएशन आफ्टर रिकॉम्बिनेशन, मतलब क्रॉसिंग ओवर। बताना, पॉपुलेशन में वेरिएशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से सुनना, पॉपुलेशन में वेरिएशन एराइज होने का सबसे बड़ा रीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद नंबर आता है म्यूटेशन का। म्यूटेशन इज द अनदर कॉज। तो पहला कॉज कौन था? रिकॉम्बिनेशन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, क्रॉसिंग ओवर था। तो सबसे बड़ा रीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद नंबर आता है म्यूटेशन का। अब यहाँ पे हम बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, बेटा ध्यान देना, जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन 3 टाइप्स का है, 3 टाइप्स। यहाँ पे हम तीनों आपको बता देते हैं क्या क्या है। 3 टाइप्स। जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, या इसे ही हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन, और तीसरा और अंतिम है जीनोमैटिक म्यूटेशन। तो म्यूटेशन यहाँ पे 3 टाइप्स का हमने बता रखा है। तो तीनों का मतलब क्या है एक बार आप देखिएगा। जीन म्यूटेशन का मतलब है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में बदलाव होना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, चेंजेस इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में बदलाव होना। क्रोमोसोमल म्यूटेशन या एबेरेशन का मतलब है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव होना, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम, चेंजेस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव होना। और ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एबेरेशन होता है, ये हो सकता है कब? क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे होता है ये।
चेंजेस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर may occur during क्रॉसिंग ओवर, ये रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे हो सकता है। ये म्यूटेशन है, जरूरी नहीं है कि म्यूटेशन हर जगह हो ही। म्यूटेशन तो एक मतलब इतना भी कॉमन नहीं होता। तो ये मतलब म्यूटेशन का यहाँ पे क्रोमोसोमल एबेरेशन का रीजन क्या है? क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे ऐसा हो सकता है। और जीनोमैटिक म्यूटेशन का मतलब न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम का नंबर बदल जाएगा। चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर, तो जीनोमैटिक म्यूटेशन में बेटा क्रोमोसोम का नंबर बदलता है। चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर, यहां पे क्रोमोसोम के नंबर में बदलाव आता है। चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। तो ये देखिएगा कि ये जो क्रोमोसोमल एबेरेशन है ये मोस्ट कॉमनली कैंसर सेल में ऑब्जर्व होता है। मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स। ये हम इनडायरेक्टली ये बोले ना कि एबेरेशन से कैंसर होता है, एबेरेशन से कैंसर होता है, तो तभी तो एक मोस्ट कॉमनली कैंसर सेल में ऑब्जर्व होता है। तो आप देखिए अब फर्दर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ये जो जीन म्यूटेशन है ये 2 टाइप्स का है। 2 टाइप्स क्या क्या? एक है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसको आप मॉलिक्यूलर में भी पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ोगे, जहाँ पे पढ़ा होगा आपने जेनेटिक कोड उसमें आप पढ़ोगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और एक आप पढ़ोगे बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। बेस सब्स्टिट्यूशन में हम फर्दर 2 टाइप्स बताएंगे, 2 टाइप्स। एक पढ़ोगे आप ट्रांजिशन और दूसरा हम बताएंगे ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, तो ये बेस सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा, ये हम बताएंगे आपको अभी, ठीक है। ये हो गया। और ये आपने लिख लिया होगा। इसमें ये जो क्रोमोसोमल एबेरेशन है, ये क्रोमोसोमल एबेरेशन, ये म्यूटेशन, ये 4 टाइप का है, 4 टाइप्स। जो सेकंड वाला म्यूटेशन है बेटा ये 4 टाइप का है। पहले हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये हमने अलग कर दिया। ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन या एबेरेशन ये 4 टाइप का है। क्या क्या? डिलीशन म्यूटेशन, डुप्लीकेशन म्यूटेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, ये 4 टाइप का क्रोमोसोमल एबेरेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन के बारे में। जीनोमैटिक म्यूटेशन, तो ये जो जीनोमैटिक म्यूटेशन है यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर बदलता है, न्यूमेरिकल चेंजेस होता है क्रोमोसोम में, ठीक है। तो इसमें हम क्लासिफाई कर देते हैं इसको। पहले आप इतना लिख लो, नोट कर लो, इतना आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो देखिए तो इसमें 2 चीजें हैं क्रोमोसोम जीनोमैटिक म्यूटेशन में। ये 2 टाइप्स का है। एक है इसको थोड़ा और जगह ले लेते हैं, इसको हम हटा रहे हैं बच्चों।
दो टाइप का है, एक है एन्यूप्लॉइडी और दूसरा है यूप्लॉइडी। आगे हम सब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, अभी आप सिर्फ क्लासिफिकेशन हम बता रहे हैं किस कैटेगरी में क्या क्या है ना, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। जीनोमैटिक में क्रोमोसोम का नंबर बदलता है, आपको पता है। तो एन्यूप्लॉइडी जो होता है ये फर्दर टू टाइप्स का है, एक है हाइपोप्लॉइडी और दूसरा है हाइपरप्लॉइडी। ठीक है, तो हाइपो मतलब कम होना, हाइपर मतलब बढ़ जाना। तो हाइपोप्लॉइडी में क्रोमोसोम का नंबर कम होगा और हाइपरप्लॉइडी में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा। तो देखिएगा ये जो हाइपोप्लॉइडी है ये फर्दर टू टाइप्स का है, एक है मोनोसोमी, एक है नलिसोमी। ये हाइपर वाला भी फर्दर टू टाइप्स का है, टू टाइप्स, एक है ट्राइसोमी और एक है टेट्रासोमी। तो इन दोनों केसेस पे कम होना है, यहाँ पे बढ़ना है। मोनोसोमी का मतलब एक क्रोमोसोम कम हो जाए, 2n-1, मतलब ओरिजिनल 2n मतलब डिप्लॉयड सेट में से एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। जैसे ह्यूमन में 2n = 46 है ना, -1 मतलब 45 रह जाएगा। नलिसोमी में 2n-2, जैसे 2n = 46 है तो 2 क्रोमोसोम कम हो जाएगा, 44 ही रह जाएगा, 2n-2 और 2n है ये। यहाँ पे हाइपर में बढ़ेगा, एक बढ़ेगा 2n+1, जैसे ट्राइसोमी इसको बोलते हैं, एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, 46 बजाय 47 हो जाएगा। और टेट्रा में 2n+2, 2 बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं टेट्रासोमी। 46 बजाय ना +2 बढ़ गया, 48 हो गया, 48 हो गया। यूप्लॉइडी में आप देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। यूप्लॉइडी में हम दो चीज़ बताएंगे, एक तो बताएंगे आपको हैप्लॉइडी या इसी को हम बोल सकते हैं मोनोप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी, इसको हम हैप्लॉइडी को n से दिखाते हैं और इसको हम x से दिखाते हैं, x। मोनोप्लॉइडी को हम x से दिखाते हैं। तो दोनों एक जैसा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे हम बताएंगे क्या डिफरेंस है। हैप्लॉइडी और दूसरा केस है पॉलीप्लॉइडी का, पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, ये यूप्लॉइडी में आ जाएगा। और पॉलीप्लॉइडी में फर्दर आप देखेंगे दो टाइप, मतलब यूप्लॉइडी दो टाइप का हुआ, टू टाइप्स, और हैप्लॉइडी या मोनोप्लॉइडी दूसरा पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी फर्दर टू टाइप्स का है, क्या क्या? ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। ध्यान देना, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी टू टाइप्स का है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। आगे हम डिटेल में ना सबके बारे में, इसके बारे में बात करेंगे पूरा। तो सबसे पहले हम उठाते हैं जीन म्यूटेशन से। ठीक है, जीन म्यूटेशन क्या है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए अच्छे से, पूरा फ्लो चार्ट बना लीजिए, फिर एक एक करके हम जीन म्यूटेशन में लेंगे हम फ्रेम शिफ्ट और बेस सब्स्टिट्यूशन, फिर यहाँ पे हम बात करेंगे। आप लिख लीजिए सबसे पहले। यहाँ पे बेटा ध्यान देना, हम आपको बड़ी अच्छी चीज़ बताने वाले हैं। जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन का मतलब क्या था हमने बताया नहीं। म्यूटेशन तीन टाइप का है, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन या एबेरेशन और जीनोमैटिक म्यूटेशन। हम सबसे पहले बात करते हैं जीन म्यूटेशन के बारे में। क्या है? चेंजेज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बदल जाएगा। न्यूक्लियोटाइड, अरे भाई डीएनए का एक टुकड़ा होता है जीन, डीएनए का एक टुकड़ा होता है, सेगमेंट होता है जीन, और जीन किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड का ही तो बना है। तो चेंजेज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए,
जीन म्यूटेशन अकरिंग ड्यू टू चेंजेज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। ध्यान देना क्या लिखा है, चेंजेज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। अगर डीएनए का एक सिंगल बेस पेयर बदल जाए तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो एक बार बताएं, पॉइंट म्यूटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन भी एक टाइप का जीन म्यूटेशन ही होता है। अब देखो जरा डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, ये देखिए डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, आपको दिख रहा है डबल स्ट्रैंड होता है, और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो एक बात ये बताइए, यहाँ पे AATTTGC है यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री TTAAACG आया, और पेयरिंग भी हमने सही दिखा रखा है बिल्कुल। तो एक बात ये बताओ, मान लो सब कितने बेस पेयर हैं टोटल, ये देखो 1 पेयर 2 पेयर 3 4 5 6 7 बेस पेयर दिखाए हैं। 7 बेस पेयर का मतलब 14 बेसेस, 2 बेस मिलके एक पेयर बनाते हैं ना दोनों स्ट्रैंड के। तो आप बताइए मान लीजिए किसी एक सिंगल बेस पेयर में बदलाव आ गया, यहां पे आप मान लो T आना था, गलती से यहां पे C आ गया, मिसमैच हो गया, मिसमैच। तो ये बताइए 1 2 3 4 5 6 7 बेस पेयर है, 7 में से कितने बेस पेयर में बदलाव आया है, चेंजेज आया है। तो जाहिर सी बात है सिर्फ एक बेस पेयर में बदलाव आया है, बाकी सारे बेस पेयर 1 2 3 4 5 6 बाकी 6 बेस पेयर तो एकदम एज इट इज है ना, एक सिंगल बेस पेयर में बदलाव आया है। तो देखिए जीन म्यूटेशन अकरिंग ड्यू टू चेंजेस इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंजेस आया है ना, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। एक सिंगल बेस पेयर, सिंगल बेस पेयर में बदलाव आया है, सिंगल बेस पेयर बीपी बेस पेयर में बदलाव आया है ना, इसलिए इसको बोले हैं पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन का एक जबरदस्त एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया में भी ना सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर का बदलाव होता है। आगे हम बात करेंगे डिसऑर्डर में, आगे हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो आप बताइए जीन म्यूटेशन 2 टाइप्स क्या क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और बेस सब्स्टिट्यूशन, अभी फ्लो चार्ट में हम दिखाए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में, इसी को हम जिबेरिस म्यूटेशन भी बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट को हम जिबेरिस म्यूटेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ध्यान से पहले सुन लो, आप पहले ध्यान से सुन लो, उसके बाद हम दिखाएंगे। अभी फ्रेम शिफ्ट क्या है, द रीडिंग फ्रेम ऑफ mRNA गेट चेंज्ड। एक्चुअल में ना मॉलिकुलर में आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए का ही कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनता है। डीएनए में जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है ना, डीएनए में जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा उसी से आरएनए बनेगा, तो आरएनए उसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो टेम्पलेट को एंटी सेंस स्ट्रैंड भी हम बोलेंगे, आप ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ोगे मॉलिकुलर में। तो एक बार बताइए, द रीडिंग फ्रेम ऑफ mRNA गेट चेंज्ड। mRNA में जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं, आपने पढ़ा होगा, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए बना, ठीक है, डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड था कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में आ गया उसका। तो और आरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक कोडॉन बना लेंगे, फिर उसके जस्ट बगल के 3 वाले दूसरा कोडॉन बना लेंगे, फिर उसके बगल के 3 न्यूक्लियोटाइड तीसरा कोडॉन बना लेंगे। ऐसे 3 न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट कोडॉन्स होता है जो mRNA में होता है। mRNA में ना जो लगातार 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ना, ये आपस में 3 न्यूक्लियोटाइड्स कोडॉन्स बना लेते हैं, और कोडॉन कोड करता है अमीनो एसिड्स को। mRNA में जो कोडॉन होगा उसी के हिसाब से जस्ट उस mRNA का ट्रांसलेशन होगा, तो उसी के ही अकॉर्डिंग प्रोटीन में या पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस आएगा। mRNA का मैसेंजर मैसेज है कोडॉन के फॉर्म में, और mRNA में 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन बनेंगे, जैसा कोडॉन होगा वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन में ट्रांसलेशन के बाद वही अमीनो एसिड आएगा। अब देखिए फ्रेम शिफ्ट, फ्रेम ही शिफ्ट कर गया, आगे बढ़ गया या इधर उधर शिफ्ट कर गया। द रीडिंग फ्रेम ऑफ mRNA गेट शिफ्टेड या चेंज्ड इन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इट अकर्स ड्यू टू, ये क्यों होता है, इट अकर्स ड्यू टू इंसर्शन। इंसर्शन मतलब ऐड करना, इंसर्शन या डिलीशन, डिलीशन मतलब हटा देना। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर्स ड्यू टू इंसर्शन या डिलीशन ऑफ 1 और 2 न्यूक्लियोटाइड्स। ध्यान देना, अगर हम
mRNA में अगर हम mRNA में एक या दो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दें, ध्यान देना, तीन नहीं बोला हमने, एक या दो न्यूक्लियोटाइड हम ऐड कर दें या एक या दो न्यूक्लियोटाइड हटा दें, तो mRNA को जो हम रीड किए रहे होंगे, उसके सीक्वेंस को जो हम पढ़े रहे होंगे ना न्यूक्लियोटाइड का, कोडॉन का, वो बदल जाता है। तो इफ इट अकर्स ड्यू टू इंसर्शन या डिलीशन ऑफ वन और टू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, इफ द इंसर्शन या डिलीशन ऑफ, इंसर्शन और डिलीशन दोनों को एक साथ हम बोलते हैं इंडेल, इंडेल मतलब इंसर्शन डिलीशन। अगर कहीं लिखा रहा है इंडेल म्यूटेशन मतलब इंसर्शन डिलीशन म्यूटेशन, तो देखो इफ द इंसर्शन या डिलीशन ऑफ वन और टू न्यूक्लियोटाइड्स, वन और टू न्यूक्लियोटाइड्स, एक या दो ऐड करना है या डिलीट करना है, कितना नहीं होना चाहिए, नॉट द थ्री, या इन द मल्टीपल ऑफ थ्री, तीन ना हो, तीन के मल्टीपल, मतलब तीन न्यूक्लियोटाइड नहीं ऐड करना है या डिलीट करना है, 6 ऐड या डिलीट नहीं करना है, 9 नहीं करना, तीन या तीन के मल्टीपल में नहीं करना है, एक या दो ऐड करना है या डिलीट करना है, ठीक है, नॉट इन द मल्टीपल ऑफ थ्री। तो देखो इफ द इंसर्शन या डिलीशन ऑफ वन और टू न्यूक्लियोटाइड्स अकर्स देन द रीडिंग फ्रेम ऑफ mRNA गेट चेंज्ड, कहां से बदलेगा, देखो कहां से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन या डिलीशन, इसे ही बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर तीन या तीन के मल्टीपल में करेंगे तो क्या होगा, इफ इंसर्शन या डिलीशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स और इन द मल्टीपल ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स अकर्स देन one or more extra amino acids get incorporated in the polypeptide chain accordingly। अगर 3 न्यूक्लियोटाइड आपने ऐड किया था mRNA में, 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन बनाता है, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, तो उस mRNA के ट्रांसलेशन के बाद जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा उसमें एक अमीनो एसिड एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर 6 न्यूक्लियोटाइड आपने ऐड किया होगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 एक्स्ट्रा अमीनो एसिड आ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। 3 न्यूक्लियोटाइड हटाया होगा mRNA से तो प्रोटीन जो बनेगा उसमें एक अमीनो एसिड कम होगा, उसी के अकॉर्डिंग, है ना। 3 न्यूक्लियोटाइड इंसर्टेड, एक एक्स्ट्रा अमीनो एसिड आ जाएगा इन पॉलीपेप्टाइड चेन। 3 न्यूक्लियोटाइड अगर आपने डिलीट कर दिया तो एक अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा है अकॉर्डिंगली। तो यही होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, 3 की बात करें, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, 1-2 बदलने से रीडिंग फ्रेम बदल रहा है, 3 ऐड करने से या 3 हटाने से नहीं बदल रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट, और कंटिन्यूअस मैनर में उसको रीड किया जाता है। इससे यही पता चल रहा है। जेनेटिक कोड आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको सब पता चलेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम, फ्रेम शिफ्ट का। आप ये नोट कर लो, पहले आप लिख लो, फिर हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल ये आप देखो, ये mRNA है, ठीक है, ये mRNA है और mRNA में मान लो न्यूक्लियोटाइड्स है। हमने सिंबल यहाँ पे ले लिया ना, हमने ऐसे ले लिया, राम हैज रेड कैप, राम हैज रेड कैप। तो आप ये मान लो ना, ये जो राम हमने RAMHAS ये सब लिखा है ना, आप ये मान लो कि ये कोई एक ये R किसी न्यूक्लियोटाइड को दिखा रहा है, A भी किसी न्यूक्लियोटाइड को दिखा रहा है, M भी, मतलब हर एक शब्द यहाँ पे किसी न किसी, हर एक लेटर यहाँ पे किसी न किसी न्यूक्लियोटाइड को दिखा रहा है, आप ये मान लो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 न्यूक्लियोटाइड है और 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडॉन बनाता है। ध्यान देना, 3 न्यूक्लियोटाइड्स मेक 1 कोडॉन। तो ये बताओ टोटल कोडॉन कितने हैं आपके पास? टोटल कोडॉन हो गए आपके पास, कोडॉन 1 2 3 4, 4 कोडॉन है आपके पास, ठीक है। और कोडॉन ट्रिपलेट होता है और लगातार पढ़ा जाता है, बीच में कोई भी न्यूक्लियोटाइड छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो आप ये बताइए, राम हैज रेड कैप, ये mRNA में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है और आपके पास 4 कोडॉन है। और जब इस mRNA का क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, राइबोसोम करेगा, तो ये बताइए
ये प्रोटीन बन गया, ये प्रोटीन बन गया, या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया। ठीक है, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया। और बताइए इस पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमीनो एसिड्स आएंगे? राम एक कोडॉन है, कोडॉन कोड्स फॉर अमीनो एसिड, तो ये जो एक कोडॉन है ये एक अमीनो एसिड बना दिया, ये अमीनो एसिड है, ये कोई दूसरा अमीनो एसिड बना दिया, ये तीसरा अमीनो एसिड बना दिया, ये चौथा अमीनो एसिड बना दिया। ठीक है, तो ये बताओ प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इसमें 4 अमीनो एसिड्स हैं, 4 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, ये 4 अमीनो एसिड का ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। लेकिन एक बात ये बताओ, अगर हम क्या करें, अगर हम 3 न्यूक्लियोटाइड हटा दें, देखो 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 और 3 न्यूक्लियोटाइड हमने क्या किया, हटा दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? राम रेड कैप, रीडिंग फ्रेम वही रहा, ध्यान देना, हैज हट गया है, 3 न्यूक्लियोटाइड हट गया, लेकिन रीडिंग फ्रेम वही रहा। राम रेड कैप, रीडिंग फ्रेम शिफ्ट नहीं हुआ, वही रहा। बस अंतर क्या पड़ेगा, ये एक अमीनो एसिड कम हो गया बस। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना है, अब इसमें कितने 3 अमीनो एसिड हो गए, बस एक अमीनो एसिड क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। यही तो हुआ ना, एक अमीनो एसिड क्या हुआ, यहाँ पे कम हो गया। अब हम ऐसा करें कि यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं ना कि जैसे 3 न्यूक्लियोटाइड हमने क्या किया, ऐड कर दिया, मान लो AUG, ये 3 न्यूक्लियोटाइड हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया। तो एक बात ये बताओ, जब हमने यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, ये सॉरी पहले हम ऐसा करते हैं ना, जो ओरिजिनल है ओरिजिनल को हम लिख देते हैं, राम हैज। ठीक है, ये है, तो ये 4 था ओरिजिनल वाला। अब हमने क्या किया, 3 न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे आप देखो AUG, ये हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो ये बताओ, एक एक्स्ट्रा 3 न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे तो एक एक्स्ट्रा कोडॉन आ गया यहाँ पे ना, एक्स्ट्रा कोडॉन आ गया। तो जाहिर सी बात है, एक अमीनो एसिड ये कोड करेगा किसी को, ये एक्स्ट्रा अमीनो एसिड आ गया। तो बताओ टोटल अमीनो एसिड कितने हो गए, यहाँ पे 5 अमीनो एसिड्स हो गया। तो 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड करने से एक अमीनो एसिड प्रोटीन में एक्स्ट्रा आ जाएगा, और 3 न्यूक्लियोटाइड मारने से हटाने पे एक कोडॉन कम हो जाएगा, तो एक अमीनो एसिड कम हो जाएगा। रीडिंग फ्रेम वही रहेगा। देखो राम हैज रेड AUG कैप, जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो तो है ही ना, वो थोड़ी ना शिफ्ट इधर उधर किया। लेकिन अब देखो 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड हम ऐड करेंगे, हटाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया सिर्फ 1 न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, एक एक्स्ट्रा सिंगल न्यूक्लियोटाइड हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब बताओ राम तो वही रहेगा, क्योंकि जहां से, ध्यान देना, इफ 1 or 2 न्यूक्लियोटाइड्स एडेड या डिलीटेड फ्रॉम mRNA, देन द रीडिंग फ्रेम गेट चेंज्ड या शिफ्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन या डिलीशन। जहां से ऐड या डिलीट करोगे वहां से बेटा उसके पहले कितना था वो नहीं बदलेगा, जहां से आपने ऐड किया या डिलीट किया वहां से शिफ्ट करेगा। अब देखिए राम AHA SRE, ध्यान देना 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन बनाते हैं, DCA। तो एक बात ये बताओ बेटा, राम वाला इस कोडॉन का जो अमीनो एसिड है वो तो नहीं बदलेगा, लेकिन AHA ये तो कुछ और अमीनो एसिड बना दिया, SRE ये तो कुछ और बना दिया, DCA ये तो कुछ और बना दिया ना। तो यहां पे आप देखो, यहां पे जो अमीनो एसिड्स है ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंट अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस्ड, डिफरेंट अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे जो अमीनो एसिड प्रोड्यूस होगा वो इंटायरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ होगा, डिफरेंट अमीनो एसिड्स
प्रोड्यूस्ड, मतलब 3 डिफरेंट अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस, मतलब जो पहला वाला था फर्स्ट अमीनो एसिड सेम, पहला सेम था, बाकी के क्या हो गया, बाकी 3 बदल गए। हमने क्या बोला बेटा, ए आपने पहले कोडॉन के बाद लगाया तो पहला तो नॉर्मल ही होगा ना, कहां से बदलता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन या डिलीशन। ऐसे ही अगर आप सोचो, अगर आप ऐसे किए होते, अगर आप ऐसे किए होते, ध्यान देना, अगर आपने क्या किया होता, कोई एक डिलीट कर दो, H को आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, राम ASR EDC, ये ठीक है, EDC। तो बताओ पहला नॉर्मल था, दूसरा ये बदल गया, इसका कोई दूसरा आएगा, और यहां तो ट्रिपलेट है ही नहीं, तो इस हिसाब से देखो ना, इस हिसाब से देखो, तब भी क्या होगा, तब भी बदल जाएगा। तो कहां से बदला, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन या डिलीशन, जहां से ऐड किया है या डिलीट किया है वहां से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पूरा अमीनो एसिड ही बदल जाएगा जहां से आपने इंसर्शन या डिलीशन किया होगा। तो ये चीज याद रखना। तो इससे ये क्लियरली प्रूव हो रहा है कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट। एक बार नीट में क्वेश्चन आ गया, ध्यान देना, एक बार नीट में क्वेश्चन आ गया, हम बता दें क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था कि ये कोई mRNA है, ठीक है, कोई mRNA है, और इसमें mRNA में 999 इतने बेसेस हैं, ध्यान देना, mRNA में 999 बेसेस हैं। तो एक बार बताओ, 999 बेसेस का मतलब कितना, 999 बेसेस का मतलब ट्रिपलेट होता है, डिवाइड बाई 3, मतलब 333 इतने कोडॉन्स हैं, ठीक है, इतने कोडॉन्स हैं। और ये बताओ 333 कोडॉन है, तो जाहिर सी बात है 333 अमीनो एसिड भी बनेगा। ध्यान से सुनना, जब 333 333 कोडॉन्स है तो 333 अमीनो एसिड भी तो बनेगा। तो क्वेश्चन क्या था कि किसी एमआरएनए में 999 बेसिस हैं, ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स दिया है, नाइट्रोजनस बेसिस दिया है, और उसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था कि जो 900 फर्स्ट ऐसे कितने हैं टोटल, मान लो 999 हैं टोटल, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे 99, इसके पहले 900 हो चुके हैं। तो क्वेश्चन था कि जो 900 फर्स्ट, जो 901वां था, इसको ना इसमें क्या कर दिया गया, इसमें डिलीशन कर दिया गया इसका 901वां बेस जो था, न्यूक्लियोटाइड था, इसका कर दिया गया डिलीशन। फिर से सुनना, 999 बेसिस थे, मतलब 333 कोडॉन्स थे, मतलब 333 333 अमीनो एसिड बनेगा यहाँ पे। तो एक बात ये बताओ, जाहिर सी बात है, ये आप देखो ना, ट्रांसलेशन कराओ, ट्रांसलेशन इस एमआरएनए का, तो ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, इससे जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें कितने 333 अमीनो एसिड्स आएंगे इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि 900 फर्स्ट जो पहला बेस था 901वां, उसको डिलीट कर दिया। अब बताइए हाउ मेनी अमीनो एसिड्स विल बी चेंज्ड। तो एक बात ये बताना बेटा, 900 बेसिस का मतलब क्या हुआ, 900 बेसिस का मतलब 900 डिवाइड बाई 3, मतलब 300 कोडॉन्स, मतलब यहाँ पे कितने 300 अमीनो एसिड्स, यहाँ पे आ गए 300 अमीनो एसिड्स। 900 बेस से बन गया 300 अमीनो एसिड। अब इधर से 33 थे, 33 कोडॉन थे, 33 कोडॉन से 33 अमीनो एसिड बनना था, और जब 901वां डिलीट हो जाएगा, इसका मतलब इधर के जितने भी बचे हुए थे, मतलब 33 अमीनो एसिड्स, ये सब क्या हो जाएंगे, चेंज्ड हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो क्वेश्चन था कि कितने अमीनो एसिड्स होंगे जो बदल जाएंगे। तो टोटल 333 अमीनो एसिड बनने थे,
900 बेसिस तो सेम थे, मतलब 300 कोडॉन तो सेम वही था, मतलब 300 अमीनो एसिड तो वही बनना था, मतलब उसके बाद के जो 33 बनने हैं ना उसी में बदलाव आ जाएगा। तो क्वेश्चन था किसी mRNA में 999 बेसिस है, उनसे 333 अमीनो एसिड बनने थे, लेकिन 900 बेस को डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, तो कितने अमीनो एसिड्स विल बी चेंज्ड इन पॉलीपेप्टाइड चेन? तो आंसर क्या आएगा? 33। यहां तक का नॉर्मल है, मतलब 300 अमीनो एसिड नॉर्मल बनेंगे। फिर जो 99 जो बेसेस थे उनसे 33 कोडॉन्स, मतलब 33 अमीनो एसिड बनना था, तो इसके बाद के बाकी सारे बदल जाएंगे। फ्रेम शिफ्ट हो गया यार, यहाँ पे क्या हो गया? तो ये बताइए फ्रेम शिफ्ट कहाँ से होगा? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन या डिलीशन, जहां से इंसर्शन या डिलीशन हुआ है वहीं से फ्रेम शिफ्ट पूरा होता है, रीडिंग फ्रेम बदल जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया है। आगे हम बात करते हैं बेटा बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के बारे में। तो यहां पे देखिए एक अगला है बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। ये बताइए बेस का मतलब नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनस बेस। सब्स्टिट्यूशन मतलब उसका रिप्लेसमेंट करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक को हटा के कोई दूसरा आ जाए ना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। जैसे कोई प्लेयर मान लीजिए क्रिकेट में मैदान में खेल रहा हो, उसको फील्डिंग करते वक्त चोट लग गई, तो उसको हटा दिया, मतलब वो बाहर चला गया, उसके स्थान पे 12वां प्लेयर आ गया, तो वो 12वें प्लेयर को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो वो सब्स्टिट्यूट हो गया ना वो। तो बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड बाय अदर। एक बेस डीएनए में दूसरे को रिप्लेस कर दे, रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेस बाय अदर, वन न्यूक्लियोटाइड बाय अदर। तो आप देखिए बेस सब्स्टिट्यूशन दो टाइप का है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन जबरदस्त तरीके का बनाएंगे। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, बेस सब्स्टिट्यूशन में दो चीज आता है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? ट्रांजिशन का मतलब है सब्स्टिट्यूशन क्या था, एक बेस दूसरे बेस को रिप्लेस कर दे। और बेस में आपने क्या पढ़ा है? नाइट्रोजनस बेसिस में आपने पढ़ा है, ध्यान दो, नाइट्रोजनस बेसिस आपने पढ़ा है। नाइट्रोजनस बेसिस में आपने पढ़ा है बेटा प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स, ये आपने पढ़ा हुआ है, सबको पता है। प्यूरिन्स में क्या क्या आता है? एडेनिन और गुआनिन आता है, ठीक है। डबल मेंबर होता है, डबल रिंग होता है, 9 मेंबर्ड होते हैं, ठीक है। फ्यूरानोज रिंग आपने पढ़ा है। और यहाँ पे आता है थाइमिन और साइटोसिन पैरामिडिन्स में। आरएनए जो होता है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल आ जाता है, बस और क्या। तो ये पैरामिडिन्स है, ठीक है। ये इसमें सिंगल रिंग होता है और 6 मेंबर्ड होते हैं। ये इसमें डबल रिंग होता है और ये 9 मेंबर्ड होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। तो एक बात ये बताना, ये सबको पता है, ये हम हटा देते हैं। अब आप ये बताइए बेटा, ट्रांजिशन का मतलब है प्यूरिन को हटा के प्यूरिन ही आए कोई, और पैरामिडिन को हटा के कोई पैरामिडिन ही आए। तो एक बार बताना, ए है, ए क्या है? प्यूरिन है। ए को हटा के क्या आया? जी आया, मतलब प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन। गुआनिन भी तो प्यूरिन है, जी है, जी क्या है? प्यूरिन है। जी रिप्लेस्ड बाय ए, जहां पे जी था वहां पे ए आ जाए तो जाहिर सी बात है वो भी तो ट्रांजिशन ही होगा। प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, यहां भी प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन। टी क्या है? पैरामिडिन है। सी क्या है? पैरामिडिन है। टी के स्थान पे सी आ जाए, पैरामिडिन रिप्लेस्ड बाय पैरामिडिन। सी के स्थान पे टी आ जाए, तब भी क्या होगा? पैरामिडिन रिप्लेस्ड बाय पैरामिडिन। इसको बोलेंगे ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन क्या होता है? ट्रांसवर्जन का मतलब प्यूरिन्स रिप्लेस्ड बाय पैरामिडिन्स और पैरामिडिन्स रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन्स। यहाँ पे प्यूरिन बाय प्यूरिन था, पैरामिडिन बाय पैरामिडिन था, यहाँ पे प्यूरिन बाय पैरामिडिन, पैरामिडिन बाय प्यूरिन अलग अलग था। तो ये बताओ, यहाँ पे 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन बना था, यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक बार बताओ, 4 बेसिस है ना, डीएनए या आरएनए में 4 बेसिस हैं, तो सब के साथ 2 पॉसिबिलिटी बनेगा, तो 4 दूना 8 पॉसिबिलिटी बनेगा। जैसे देखो, ए के साथ में 2 पॉसिबिलिटी है, जी के साथ में भी 2 है, टी के साथ में भी 2 है, सी के साथ में भी 2 है। आरएनए होता तो टी के स्थान पे हम यू कर देते हैं, और क्या। तो एक बार बताइए, प्यूरिन को पिरिमिडिन से हटाना है, पिरिमिडिन को प्यूरिन से रिप्लेस करना है। ए के स्थान पे प्यूरिन, ए प्यूरिन है, प्यूरिन के स्थान पे पैरामिडिन आ सकता है, तो ए के स्थान पे टी भी आ सकता है, ए के स्थान पे सी भी आ सकता है। दोनों केस में प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय पैरामिडिन। जी का देख लो, जी क्या है? पैरामिडिन है।
जी के स्थान पे टी आ गया पायरिमिडिन, जी के स्थान पे सी भी आ सकता है, दोनों पायरिमिडिन है। टी क्या है पायरिमिडिन, टी के स्थान पे प्यूरिन आ गया ए, टी के स्थान पे प्यूरिन आ गया जी। सी क्या है पायरिमिडिन है, सी के स्थान पे प्यूरिन आ गया ए और सी के स्थान पे प्यूरिन आ गया जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉसिबिलिटी टोटल बन गया रिप्लेसमेंट का, ठीक है। ये टोटल 8 पॉसिबिलिटी ट्रांसवर्जन बन गया। अब आगे आप पढ़ोगे जेनेटिक कोड। हम देखो जबरदस्त एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन हमने यहाँ पे दे दिया, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने क्वेश्चन दे दिया एक क्वेश्चन हमने दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशंस म्यूटेशन पॉसिबल इन मीनिंगफुल कोडॉन्स। मीनिंगफुल कोडॉन्स को हम सेंस कोडॉन्स भी बोलते हैं, कोडॉन्स ऑफ जेनेटिक कोड विल बी। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है 61, दूसरा है 64, तीसरा है 549, चौथा है 333। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 5वां चाहो तो बना लो, नन ऑफ दीज, आपकी मर्जी, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशंस म्यूटेशन पॉसिबल इन मीनिंगफुल कोडॉन्स ऑफ जेनेटिक कोड विल बी। बेस सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था, ट्रांजिशन भी देखना है, ट्रांसवर्जन भी देखना है हमको, ठीक है। बेस सब्स्टिट्यूशन में दोनों आ जाता है। तो बताना बेटा, तो एक बात ये बताओ, आपको पता है, पहले तो हम थोड़ा सा कोडॉन के बारे में बता दें। कोडॉन आप पढ़ोगे आगे। ये बताओ, इसका सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। पहले ये बताओ टोटल कोडॉन्स कितने हैं, टोटल जेनेटिक कोड में कोडॉन्स कितने होते हैं, 64, और 64 में से 3 होते हैं स्टॉप या नॉनसेंस या मीनिंगलेस कोडॉन्स, मतलब ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। 3 क्या क्या थे, UAA, UGA, UAG और UGA, ये 3 है। इसको हम बोलते हैं ओकर, इसको बोलते हैं हम अंबर, नाम है इसका, और इसको हम बोलते हैं ओपल। 3 कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एमआरएनए में जहाँ पे आ जाते हैं ना, वहीं पे ट्रांसलेशन रुक जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है, जिससे पार्शियली डेवलप्ड पॉलीपेप्टाइड मिलता है, ट्रंकेटेड मिलता है। स्टॉप या नॉनसेंस इसलिए बोलते हैं ना, इनका कोई सेंस नहीं है, ये मीनिंगलेस है, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। इसके अलावा जो बचा 61 होता है मीनिंगफुल या सेंस कोडॉन्स। 61 होते हैं सेंस कोडॉन्स। 3 होता है ये फालतू का कोडॉन, स्टॉप कोडॉन है, ये ट्रांसलेशन को वहीं टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। ये आप नोट कर लो, पहले इतना लिख लो, फिर आगे हम कंसेप्ट बताते हैं आपको। मीनिंगफुल 61 है, ये आप लिख लिए होगे, नोट कर लिए होगे। अब देखिए बेटा, तो मीनिंगफुल कितने हो गए, 61। अब एक क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा मीनिंगफुल कितने हैं आपके पास, आपके पास टोटल मीनिंगफुल कोडॉन्स हो गए 61, ठीक है। मीनिंगफुल कोडॉन्स हो गए आपके पास 61। अब हम सिर्फ एक सिंगल कोडॉन का एग्जांपल ले लिए, ध्यान देना, एक सिंगल कोडॉन, एक कोडॉन का एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे AUG, ध्यान देना। मीनिंगफुल आपके पास 61 है, हम उसमें से एक एग्जांपल ले लिए,
कोई सा भी बोलो, हम उसका एग्जाम्पल ले लें। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया AUG, ठीक है। अब एक का पॉसिबिलिटी देख लो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेस सब्सटीट्यूशन पॉसिबल इन मीनिंगफुल कोडॉन्स ऑफ जेनेटिक कोड। हम एक में देख लें कितने सब्सटीट्यूशन पॉसिबल हैं। बेस सब्सटीट्यूशन देख लेते हैं, एक में कितना पॉसिबल है। तो एक बात ये बताओ बेटा, बेस सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है? बेस सब्सटीट्यूशन का मतलब ट्रांजिशन भी है, और बेस सब्सटीट्यूशन का मतलब है ट्रांसवर्जन भी है। दोनों बेटा, ट्रांजिशन भी और ट्रांसवर्जन दोनों मिलके बनाते हैं बेस सब्सटीट्यूशन। तो ये बताओ, एक कोडॉन मीनिंगफुल ले लिया हमने AUG, इसमें देख लो कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं टोटल। AUG में कितने ट्रांजिशन हो सकते हैं? तो एक बात ये बताओ, AUG एक कोडॉन में 3 पोजीशन है, 1 2 3, ठीक है। एक कोडॉन में 3 पोजीशन होता है, 3 बेस होता है, 1 2 3 पोजीशन है यहाँ पे। तो ये बताइए, ट्रांजिशन दिखाना है हमको AUG में। RNA है बेटा, ध्यान देना, कोडॉन RNA में होता है, इसलिए यहाँ पे हमने T नहीं लिया, U लिया है, U। और यूरेसिल एडेनिन से पेयर करता है RNA में। नॉर्मली यूरेसिल के स्थान पे थायमिन होता है, तो थायमिन एडेनिन से पेयर करता है। यहाँ पे यूरेसिल है तो यूरेसिल एडेनिन से पेयर करेगा RNA में। तो बताना बेटा, जरा बताना, ट्रांजिशन कराओगे, A प्यूरिन है, ट्रांजिशन का मतलब प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, तो A के स्थान पे G आ जाएगा ट्रांजिशन में। तो सॉरी, हाँ ठीक तो है, A के स्थान पे G आ जाएगा। ट्रांजिशन कराओगे तो A के स्थान पे G आ गया। U है, U के स्थान पे क्या आ सकता है? A आ सकता है। और G है, G के स्थान पे क्या आ सकता है? G के स्थान पे A आ सकता है। सॉरी, गड़बड़ हो गया यहाँ पे थोड़ा सा। A के स्थान पे G आ गया। ट्रांजिशन करना है, प्यूरिन को रिप्लेस, पेयरिंग नहीं कराना है हमको, प्यूरिन को प्यूरिन से रिप्लेस करना है। तो A को हमने रिप्लेस करा दिया G से। U क्या है? पायरिमिडिन है, इसका हम C से करा देंगे, ठीक है। और G है, G का हम A से करा देंगे। तो देखो, प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, पायरिमिडिन रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन, और प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन। G को हम A से कराए हैं, ठीक है, A को हम G से कराए हैं। और अगर यहाँ पे U होता तो U को हम C से करा देते। ये ट्रांजिशन हो गया। तो ये बताओ, ट्रांजिशन कितने हो गए? 1 2 3 ट्रांजिशन हो गया, 3 ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। अब आप देख लो, ट्रांसवर्जन कितना होगा? ट्रांसवर्जन में प्यूरिन को प्यूरिन से, पिरिमिडिन से हटाना है, पिरिमिडिन को प्यूरिन से हटाना है। ये देखो ना, प्यूरिन को पिरिमिडिन से, पिरिमिडिन को प्यूरिन से हटाना है। तो ये बताइए, A क्या है? A होता है प्यूरिन। तो ट्रांसवर्जन में A को पायरिमिडिन से हटाओ तो क्या आ सकता है? यहाँ पे A के स्थान पे C भी आ सकता है, और A के स्थान पे U भी आ सकता है। T क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कोडॉन RNA में होता है, ठीक है। और ऐसे ही U को हटाओ, U को रिप्लेसमेंट कराओ, ट्रांसवर्जन कराओ, U के स्थान पे A भी आ सकता है, G भी आ सकता है। प्यूरिन है, प्यूरिन के स्थान पे 2 पायरिमिडिन आ सकता है। G क्या है? G है पायरिमिडिन, सॉरी G है प्यूरिन। तो आप देखो, G है प्यूरिन, तो G के स्थान पे T भी आ सकता था, C भी आ सकता था। तो C भी आ गया, और क्योंकि ये RNA है तो हमने यहाँ पे T नहीं दिखा के U दिखा दिया। ये देखो, G के स्थान पे U भी आ सकता है, C भी आ सकता है, तो ये हमने दिखा दिया। तो ये बताओ, 1 2 3 4 5 6, ट्रांसवर्जन कितना हो गया? ट्रांसवर्जन हो गया 6। तो बताओ बेटा, ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन दोनों मिला के बोलते हैं बेस सब्सटीट्यूशन। तो बताओ, 6 3 9। तो देखो, हर एक पोजीशन पे, A वाले पोजीशन पे 1 2 3 पॉसिबल हो गया। U वाले पोजीशन में भी 1 2 3 पॉसिबल हो गया। G वाले पोजीशन में भी 1 2 3 पॉसिबल हो गया। मतलब टोटल 3 3 6 3 9 पॉसिबिलिटीज बन गया। 9 बेस सब्सटीट्यूशन इन वन कोडॉन। ध्यान देना, ये तो बेटा सिर्फ एक कोडॉन की बात है, AUG की बात है। सिर्फ हमने एक कोडॉन लिया था, एक कोडॉन में 9 पॉसिबिलिटी मिला है आपको। और 9 में से 1 2 3 क्या है? ट्रांजिशन है 6, 1 2 3 4 5 6 ट्रांसवर्जन है। तो बताओ, मीनिंगफुल टोटल कितने हैं आपके पास?
टोटल मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल कोडॉन्स कितने हैं आपके पास? 61 है। तो बताओ क्या हो जाएगा? 61 इंटू 9 बराबर कितना? 549। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया? 549 हो गया आपका। अब ये बताओ, अगर अब इसमें क्वेश्चन पूछ ले कि 549 में से कितने ट्रांजिशन है, कितने ट्रांसवर्जन है, तब आप क्या करोगे? तो एक बार बताओ, एक कोडॉन में से 3 ट्रांजिशन था, 6 ट्रांसवर्जन था, तो जाहिर सी बात है बताओ टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 549। अब ये बताओ टोटल बेस सब्स्टिट्यूशन आ गया 549। अब ये बताओ इसमें से ट्रांजिशन कितने रहे होंगे? ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन कितने रहे होंगे? ट्रांसवर्जन ये बताओ, एक कोडॉन में ट्रांजिशन 3 बनता है, तो 3 गुणे 61 में कितना हो जाएगा? 61 कर दो, कितना? 183। और ट्रांसवर्जन एक कोडॉन में 6 बनता था, तो 6 इंटू 61 कितना हो जाएगा? 363 हो जाएगा, 366 हो जाएगा। और बताओ इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे ना तो कितना हो जाएगा? 549 हो जाएगा आपका, ये 549। तो हमने टोटल बता दिया, उसमें ट्रांजिशन कितना रहा होगा, ट्रांसवर्जन कितना रहा होगा, ये भी बता दिया। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये होता कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल इन टोटल कोडॉन्स ऑफ जेनेटिक कोड, टोटल कितने हैं? 64, तब आप क्या करते? तब आप 64 इंटू 9 कर देते। 64 इंटू 9 मतलब 592 हो जाता, 592। उसमें ट्रांजिशन कितना होता? 64 इंटू 3, ट्रांजिशन 3 ही तो बनता है एक में, तो 64 में कितना? 64 इंटू 3। ट्रांसवर्जन कितना बनता? 64 इंटू 6 कर देते, उतना बन जाता। ये नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एबेरेशन के बारे में। तो ये देखिएगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव आना, और स्ट्रक्चरल चेंजेस क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे हो सकता है। ध्यान देना, ये क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे होता है। तो इसमें सबसे पहले डिलीशन, और ये जो क्रोमोसोमल एबेरेशन है, म्यूटेशन, हमने बोला था मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स। इससे कैंसर भी हो सकता है क्रोमोसोमल एबेरेशन से। तो देखिए 4 टाइप का था, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। सबसे पहले डिलीशन। डिलीशन का मतलब लॉस ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट या जीन्स। हम करें, मान लीजिए क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन हैं लोकस पे, अगर मान लीजिए इतना क्रोमोसोम डिलीट हो जाए, इतना, तो जीन भी तो डिलीट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ना, जीन का भी तो लॉस हो जाएगा, वही तो है। डिलीशन 2 टाइप का है, टर्मिनल और इंटरकैलरी डिलीशन। तो एक बार बताइए, जीन डिलीटेड फ्रॉम टर्मिनल पोर्शन, डिलीशन किनारे वाले का होगा, जैसे ए का हो जाए या एफ का हो जाए, जो एकदम किनारे बैठा है, टर्मिनल बोलेंगे। इंटरकैलरी का मतलब मिडिल पोर्शन, मिडिल पोर्शन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बीच वाला ना, ए और एफ को छोड़ के जो किनारे पे बीच में बी सी डी ई में से किसी का डिलीशन हो जाए, उसको बोलते हैं इंटरकैलरी डिलीशन। ठीक है, तो ये बताओ, जैसे मान लो हमको एफ का डिलीशन करना है, एक चीज ये बताइए, जो लाइन बना है ना, लाइन क्रोमोसोम है, मान लो ये लाइन क्रोमोसोम है व्हाइट वाला, और ए बी सी डी ई एफ जो बैठा है पीले कलर में, ये जीन है, इस पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो एक बार बताओ, अगर मान लो ई और एफ के बीच में एक सिंगल ब्रेक लग जाए, अरे पता ना क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, तो जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो कट मारता है। तो ये बताओ, एक सिंगल कट यहाँ पे लगा, और देखिए एफ क्या हो गया? डिलीट हो गया, तो बचा क्या? ए बी सी डी ई, डिलीशन ऑफ एफ जीन हो गया, तो एक सिंगल ब्रेक लगेगा, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन। और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर ना एक सिंगल कट लगा था, ये ई और एफ के बीच में। इंटरकैलरी में देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये 6 जीन है, मान लीजिए डी का डिलीशन करना है, डी का, तो बता बेटा डबल ब्रेक लगेगा, डी को डिलीट करना है तो सी और डी के बीच में एक कट लगेगा, और दूसरा डी और ई के बीच में कट लगेगा, दोनों एंड से देखो कट लगेगा, डबल ब्रेक कौन मारेगा? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। डी गायब हो गया, देखो डी निकल गया, तो सी और ई ये जो बचे ना,
इसको जोड़ेगा कौन? डीएनए लाइगेज एंजाइम, जो 5 प्राइम फॉस्फेट और 3 प्राइम OH को जोड़ देता है ना। तो C और E आपस में जुड़ गए, लाइगेज एंजाइम इसको जोड़ दिया, तो डीएनए देखो ये क्रोमोसोम थोड़ा सा छोटा हो गया ना, लॉस हो गया है, डी का डिलीशन हुआ, तो डबल ब्रेक हुआ यहाँ पे, इसको बोलते हैं इंटर कैलोरी डिलीशन। ठीक है, डिलीशन का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ये देखो क्राइडो-चैट सिंड्रोम, क्राइडो-चैट सिंड्रोम, इसे ही हम बोलते हैं कैट क्राई सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होता है बेटा? कैट क्राई सिंड्रोम। इसमें जो ह्यूमन का बच्चा होता है ना, ह्यूमन का बेबी, वो बिल्ली की तरह रोता है, कैट की तरह रोता है। ह्यूमन बेबी वीप्स या क्राइज लाइक अ कैट, बिल्ली की तरह रोता है। क्यों होता है ये? इट अकर्स ड्यू टू इंटर कैलोरी डिलीशन ऑफ 22nd सेगमेंट ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम। ध्यान देना, ये क्रोमोसोम नंबर 5 है, ये जो क्रोमोसोम है ना, ये ह्यूमन का 5th क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 5 है ह्यूमन का। और क्रोमोसोम नंबर 5 में जाहिर सी बात है क्रोमोसोम में 2 आर्म होता है, एक ये बड़ा आर्म दिख रहा है, ये छोटा आर्म दिख रहा है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में दोनों आर्म बराबर होते हैं, बाकी सब में ना, सब मेटा है, एक्रो है, इन सब में बड़ा छोटा होता है। तो ये देखिए एक आर्म बड़ा है, एक आर्म छोटा है। तो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम नंबर 5 है, तो उसमें देखिए बड़े आर्म को बोलते हैं क्यू आर्म, छोटे वाले को बोलते हैं पी आर्म। इस बार पिछली बार नीट में आ चुका है कि बड़े और छोटे वाले आर्म को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो छोटा वाला आर्म है पी आर्म, इसमें कई सारे सेगमेंट होते हैं, तो 22वां सेगमेंट जो होता है ये डिलीट हो जाता है, जिससे हो जाता है कैट क्राई सिंड्रोम। ह्यूमन का बेबी बिल्ली की तरह रोता है, 22वां सेगमेंट बीच का डिलीट हुआ है ना, इसलिए ये इंटर कैलोरी में आ जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए आप। तो ध्यान देना, ये लाइन जो बना है ना, ये लाइन क्रोमोसोम है। हम ऐसे भी दिखा सकते थे, देखो हम ऐसे भी दिखा सकते थे कि एक यहाँ पे हम क्या बना देते, एक यहाँ पे हम क्रोमोसोम बना देते, और क्रोमोसोम पे ऐसे लिख देते हम ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन, ई जीन, एफ जीन, ऐसे हम लिख देते। चाहे ऐसे लिख दो, या बार बार हम क्रोमोसोम क्यों बनाए, हम क्रोमोसोम के स्थान पे सीधे एक ऐसे लाइन बना देते हैं, इससे टाइम बच जाएगा और क्या। डिलीशन में ही एक टर्म यूज होता है स्यूडो डोमिनेंस। स्यूडो डोमिनेंस क्या है आप देखिएगा, एक बार बताइए। मान लीजिए हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, ये देखिए ये हमने क्रोमोसोम दिखा दिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक जीन के दोनों एलील सेम लोकस पे होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे। तो बताइए हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये डोमिनेंट एलील है, ये रिसेसिव एलील है। और बताना हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट एलील है अगर उसका डिलीशन हो जाए, डिलीशन ऑफ कैपिटल टी एलील, डोमिनेंट एलील का क्या हो गया, डिलीशन हो गया, तो ये बताओ, ये कैपिटल टी तो डिलीट हो गया, बचा क्या, स्मॉल टी। ये बताओ इस केस में प्लांट को क्या बनना था, प्लांट को टॉल बनना था, प्लांट को टॉल बनना था क्योंकि जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जब कैपिटल टी डिलीट हो जाएगा तो इससे फिर स्मॉल टी बचेगा, अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा ड्वार्फ, क्योंकि स्मॉल टी इसके ऊपर जो कैपिटल टी का डोमिनेंस था वो तो खत्म हो गया ना, क्योंकि कैपिटल टी क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो ये एक्सप्रेस कर जाएगा, स्मॉल टी वाला एक्सप्रेस कर जाएगा, क्योंकि कैपिटल टी है ही नहीं अब, तो प्लांट ड्वार्फ हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्यूडो डोमिनेंस। झूठ मूठ का भौकाल बन गया यार इसका, स्मॉल टी का। तो स्यूडो डोमिनेंस क्या है, डिलीशन ऑफ डोमिनेंट एलील इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये देखो ना हेट्रोजाइगस कंडीशन था, हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड कंडीशंस रिजल्ट इन expression of recessive allele, process is called pseudo dominance,
इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्यूडो डोमिनेंस। नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए, इसको आपको नोट करना है, लिखना है, आप नोट कर लें, लिख लें। तो डिलीशन के बाद हम बात करते हैं बेटा डुप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। इतना हमने डुप्लीकेशन दिखा रखा है, ये इन्वर्जन है। तो डुप्लीकेशन का क्या मतलब है, आप देखिएगा। डिलीशन में क्या हुआ था, क्रोमोसोम सेगमेंट लॉस हो गया था। डुप्लीकेशन में जीन या क्रोमोसोम सेगमेंट का गेन होगा। जैसे आप देखिए, ये क्रोमोसोम है, इस पे जीन दिखाया हमने ABCDEF, 6 जीन दिखा रखा है, ठीक है। ABCDEF 6 जीन दिखा रखा है। तो आप देखिए यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ डी का हम यहाँ पे डुप्लीकेशन दिखा दिए, डी का। तो देखिए ABCDDEF 2 बार डी हो गया, डी का यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेशन हो गया है। तो एग्जाम्पल है इसका बार आई इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में बार आई में क्या होता है कि आई जो होता है बहुत नैरो हो जाता है। नैरो मतलब उसमें नंबर ऑफ फैसेट्स रिड्यूस्ड एंड आई बिकम नैरो, ये बार आई होता है। एक्स क्रोमोसोम पे कोई पर्टिकुलर सेगमेंट होता है, 16A सेगमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, वो 2 बार आ जाता है, उसका डुप्लीकेशन हो जाता है, 2 टाइम्स आ जाता है, जिससे आई नैरो हो जाता है। अच्छा, इसका फायदा भी है, डुप्लीकेशन का फायदा भी है। क्या? डुप्लीकेशन अवॉइड्स द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिलीशन म्यूटेशन बिकॉज जीन प्रेजेंट इन मल्टीपल कॉपीज। एक बार बताओ, जैसे आप बताना यहाँ पे डी के कितने कॉपी हैं, 2, डी के 2 कॉपी हैं। हम कह रहे हैं अगर एक डी में डिलीशन भी हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, एक कॉपी तो और भी मौजूद है ना। तो डुप्लीकेशन से जीन के बहुत सारे कॉपी हैं, और एक आधे जीन में अगर डिलीशन भी हो गया, लॉस भी हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके और भी कॉपी मौजूद हैं। तो ये फायदा होता है डुप्लीकेशन का। नेक्स्ट आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है बेटा? इन्वर्जन का मतलब है रिवर्सल, मतलब उलट जाए, रिवर्सल ऑफ जीन ऑर्डर या सीक्वेंस आफ्टर ब्रेकेज एंड रोटेशन बाय 180 डिग्री। इन्वर्जन में जीन का सीक्वेंस या ऑर्डर ही बदल जाता है। कब होता है बताया नहीं, ये सब कब होता है? क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे। आप देखिए, जैसे ये कोई क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे ABCDEF 6 जीन दिखा रखा है हमने, ठीक है। तो आप ये बताना, मान लो क्रोमोसोम यहां से टूटा और यहां से टूटा, 2 जगह से टूटा, और इधर वाला इधर आ गया और इधर वाला इधर आ गया, 180 डिग्री पे घूम गया क्रोमोसोम, 180 डिग्री एंगल पे घूम गया। अब बताओ सीक्वेंस क्या होगा? AB तो वही है, F भी वही है, AB और F वही रहेगा, लेकिन देखो यहां से, देखो यहां से बदलाव आएगा, ये वाला इधर कर दो, ये वाला इधर, मतलब EDC उलट गया सीक्वेंस ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इन्वर्जन बोलेंगे। 180 डिग्री पे घूम जाता है। इन्वर्जन 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। लिखते रहो, आप लिख लो, नोट कर लो। इन्वर्जन कितने टाइप का है? इन्वर्जन 2 प्रकार का है, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक में क्या होता है? इन्वर्टेड सेगमेंट डज नॉट कैरी सेंट्रोमियर। इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमियर नहीं रहता। और पेरीसेंट्रिक में क्या है? इन्वर्टेड सेगमेंट कैरी सेंट्रोमियर। जैसे आप देखो, जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ABCDEF, ठीक है। एक क्रोमोसोम पे 6 जीन दिखा रखा है हमने। A और B के बीच में आप देखो, ये क्या है? ये कलर्ड वाला ये क्या है? ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो देखिए यहां से टूटा, यहां से टूटा, तो क्या हो गया? A, देखिए आप जरा यहां पे, ये देखिए यहां से टूटा, यहां से टूटा, तो देखिए DCBEF, लेकिन सेंट्रोमियर जहां पे था वहीं पे है, सेंट्रोमियर का पोजीशन नहीं बदला है। सेंट्रोमियर A के बगल में था, यहीं पे है। इसको हम बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप देखो ना, आप देखो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम पे यहाँ पे ये सेंट्रोमियर है, और ये क्रोमोसोम है। जाहिर सी बात है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम तो नहीं है, सब मेटा या एक्रोसेंट्रिक हो सकता है ना। तो आप बताइए, यहाँ पे ये A जीन था, यहाँ पे सेंट्रोमियर था, फिर BCDEF ऐसे था, ये बीच में क्या है? सेंट्रोमियर है,
तो क्रोमोसोम का ब्रेकेज यहाँ से करा दो, यहाँ से तोड़ दो और यहाँ से कर दो, इन्वर्जन हो गया। तो ए ये पलट जाएगा, डी सी बी हो जाएगा ई एफ। तो ये देखो सेंट्रोमियर जहाँ पे था वहीं पे रहा। और पेरीसेंट्रिक में क्या होता है, इन्वर्टेड सेगमेंट कैरी सेंट्रोमियर। यहाँ पे सेंट्रोमियर का पोजीशन अलग दिखाया हमने, ध्यान देना। देखिए इन्वर्टेड सेगमेंट कैरी सेंट्रोमियर, इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमियर होता है तो उसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक। देखिए ए बी सी डी ई एफ 6 जीन है, वहां पे पहले वाले में ए और बी के बीच में सेंट्रोमियर था, यहाँ पे शुरू से ही देखिए बी और सी के बीच में सेंट्रोमियर है। तो बताइए जब आप इन्वर्जन कराओगे यहाँ से टूटेगा, यहाँ से ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो देखिए ए डी सी सेंट्रोमियर, फिर बी ई एफ। तो ये बताना सेंट्रोमियर बी सी के बीच में था, यहाँ पे देखिए सेंट्रोमियर का पोजीशन यहाँ पे था, यहाँ पे, और यहाँ देखिए सेंट्रोमियर इधर आ गया। इन्वर्टेड सेगमेंट में देखिए डी सी बी में आ गया सेंट्रोमियर, इन्वर्टेड सेगमेंट में आ गया, पहले में तो आया नहीं था। इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक। इससे क्या होता है ना, पहले क्रोमोसोम का लेंथ देखो, आर्म का लेंथ ऐसे छोटा बड़ा रहा होगा, यहाँ सेंट्रोमियर था, लेकिन इन्वर्जन के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोटाइड हैं, 6 बेसेस है, तो 3 के बीच में आ गया ना। बाद में देखो इन्वर्जन के बाद ये देखो एकदम बीच में सेंट्रोमियर आ गया, बीच में। पहले 2 के बाद था, यहाँ पे देखो 3 के बाद आ गया, तो बीच में आ गया सेंट्रोमियर। पहले ना किनारे था, अब यहाँ बीच में आ गया। इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। अब लास्ट में बाकी है ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मतलब लोकेशन बदल जाना। ट्रांसलोकेशन, लोकेशन ही क्या हो जाए, बदल जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नीट में इससे क्वेश्चन आता है। तो देखो मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अदर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम सो दैट लिंकेज ग्रुप गेट चेंज्ड। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है बेटा, ये जैसे 2 क्रोमोसोम है, तो 2 अलग अलग क्रोमोसोम है, दोनों नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है। इससे कोई जीन निकल के इधर पहुंच गया, या फिर इससे निकल के कोई इधर आ गया, मतलब जीन का लोकेशन ही बदल गया। एक क्रोमोसोम पे जीन बैठा था, वो वहां से निकल के किसी दूसरे क्रोमोसोम पे चला गया, तो जीन का लोकेशन ही बदल गया। इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन से लिंकेज ग्रुप बदल जाता है। एक क्रोमोसोम पे जितने जीन होते हैं लिंक्ड होते हैं ना, इससे लिंकेज ग्रुप बदल जाता है। और ट्रांसलोकेशन कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल्स। जैसे आपने लिखा नहीं था कि क्रोमोसोमल एबेरेशन मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल्स। अरे भाई ट्रांसलोकेशन से कैंसर होता है, वो जो लिखा था एबेरेशन में मेनली इसी के लिए लिखा था। ट्रांसलोकेशन कैंसर करा देता है। तो देखो ट्रांसलोकेशन 2 टाइप का है, रेसिप्रोकल, नॉन रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब जैसे 2 अलग अलग क्रोमोसोम है, यहाँ भी अलग अलग है। इस क्रोमोसोम से कोई जीन निकल के इस पे आ गया, देखो इससे निकल के जीन यहाँ पे आ गया, और अगर इससे भी कोई जीन निकल के इधर आ जाए, मतलब दोनों साइड से ट्रांसलोकेशन हो, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। लेकिन अगर इस क्रोमोसोम का जीन निकल के इस पे आ जाए लेकिन इसका इस पे ना आए, तो एक साइड से हुआ तो नॉन रेसिप्रोकल। या फिर बोले इसका जीन निकल के इस पे आ जाए लेकिन इसका इस पे ना जाए, तो क्या बोलेंगे, नॉन रेसिप्रोकल। दोनों साइड से जीन का ट्रांसफर हो तो रेसिप्रोकल, एक साइड से हो तो नॉन रेसिप्रोकल। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है CML, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया, CML। इसे बोलते हैं फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। एक्चुअल में क्रोनिक माइलोजिनस माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है ब्लड कैंसर। ये WBC का कैंसर है, वाइड ब्लड सेल्स का कैंसर है, एक टाइप का ब्लड कैंसर है। तो CML को फिलाडेल्फिया सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्योंकि फिलाडेल्फिया कंट्री है। सबसे पहले फिलाडेल्फिया में ये किसी पेशेंट में रिपोर्ट हुआ था, इसलिए नाम पड़ गया फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 9 और 22। याद रखना CML में क्या होता है, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम में 9 और 22, 2 क्रोमोसोम के बीच में, 9 और 22 के बीच में रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है। याद रखना नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। ये 9 है, ये 22 है। क्रोमोसोम नंबर 22 को हम बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ध्यान देना, 22 को बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम नंबर पे 9 पे एक जीन होता है ABL जीन, एबेल्सन जीन, ABELSON, एबेल्सन जीन। 9 पे एक जीन होता है एबेल्सन जीन। अगर 9 पे बैठा रहता है जब ये,
तो इसका लेवल ऑफ एक्सप्रेशन बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन जब ये 9 से ट्रांसलोकेट होके पहुंच गया 22 पे, और पता है 22 से भी एक जीन यहाँ पे आता है, तो ये कैसा ट्रांसलोकेशन, रेसिप्रोकल। तो पता है ABL जीन जब ओरिजिनल पोजीशन पे था तो इसका लेवल ऑफ एक्सप्रेशन बहुत कम था, लेकिन ट्रांसलोकेट होके जब ये 22 पे पहुंचता है तो इसका लेवल ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। और जानते हो ABL जीन, एबेल्सन जीन प्रोड्यूस करता है टायरोसिन काइनेज एंजाइम। आपने जूलॉजी में पढ़ा होगा, टायरोसिन काइनेज मैसेंजर का काम करता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन कराता है, ट्रांसफर कराता है। तो ABL जीन प्रोड्यूस करता है टायरोसिन काइनेज को नॉर्मल केसेस में। नॉर्मल केस में ABL जीन प्रोड्यूस करता है टायरोसिन काइनेज को, और टायरोसिन काइनेज इन्वॉल्वड इन सिग्नल ट्रांसडक्शन फॉर WBC प्रोडक्शन। लेकिन जब ABL जीन क्रोमोसोम नंबर 9 पे रहा होगा तो उसका लेवल ऑफ एक्सप्रेशन बहुत कम रहा होगा, और टायरोसिन काइनेज भी कम बना होगा, रेगुलेटेड अमाउंट में बना होगा, और टायरोसिन कम सिग्नल ट्रांसफर करेगा तो WBC का प्रोडक्शन भी क्या होगा, रेगुलेटेड अमाउंट में होगा, कंट्रोल्ड अमाउंट में होगा। लेकिन जब ABL जीन ट्रांसलोकेट होकर क्रोमोसोम नंबर 22 पे पहुंच गया तो उसका लेवल ऑफ एक्सप्रेशन बहुत बढ़ गया, हाईली एक्सप्रेस हो गया। मतलब अब टायरोसिन काइनेज भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, और टायरोसिन काइनेज सिग्नल भी ट्रांसफर बहुत ज़्यादा किया, जिससे WBC का अमाउंट अनकंट्रोल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा बन गया WBC, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गया, कैंसर हो गया WBC का, जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। ये WBC का कैंसर है, ये हो गया। तो पता है एक मेडिसिन आता है ग्रीवेक, GREVEC, ग्रीवेक दिया जाता है CML के पेशेंट को, और ग्रीवेक क्या होता है, टायरोसिन काइनेज का ही इनहिबिटर होता है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ये ट्रांसलोकेशन का पहला एग्जाम्पल था CML, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। एक दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर हम ये खत्म करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल है बर्किट लिम्फोमा। बर्किट लिम्फोमा, लिम्फोमा जो होता है कैंसर है, ये भी, ये कैंसर है, कैंसर ऑफ ल्यूको, कैंसर ऑफ ये लिम्फो, ये आप देखेंगे ना B&T लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स का कैंसर है, B और T सेल का कैंसर है। और ये ब्लड सेल्स का ल्यूकीमिया, ये WBC का कैंसर था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 8 से 14, मतलब क्रोमोसोम नंबर 8 से कोई जीन निकल के 14 पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ये B और T सेल्स का, B और T लिम्फोसाइट्स का कैंसर है। तो ये आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा क्लास हो गया। अच्छा, अभी जैसे मुंह से हमारे निकल गया था जो हम बेस सब्स्टिट्यूशन नहीं बताए थे, अगर मीनिंगफुल की बात करेगा तो 61 × 9 कर देना, ठीक है, 549 हो जाएगा। और सिर्फ टोटल कोडॉन की बात करेगा, अगर पूरे कोडॉन की 64 × 9 कर देना, 576 हो जाएगा ना। हमारे मुंह से 592 निकल आया था, 576 हो जाएगा। ये आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।